हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट सेशन में हमने अपने यूपीएससी के सफ़र की शुरुआत करी थी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में। एंड इसमें भी जो टॉपिक हमने पढ़ना शुरू किया था उसका नाम था अराइवल ऑफ यूरोपियंस। इस लेक्चर में या इस टॉपिक में हमने ये देखा था कि क्या वो वजह थे, क्या वो रीजंस थे, क्या वो सर्कमस्टांसेस थे जिसके चलते यूरोपियंस मजबूर हुए हिंदुस्तान तक एक डायरेक्ट सी रूट ढूंढने के लिए, एक सीधा समुद्री रास्ता जिसमें वो यूरोप में अपने जहाज में बैठें और सीधे हिंदुस्तान पहुंच जाएं, बीच में उनको अरब्स या टर्क्स का सामना ना करना पड़े। आखिर क्या ऐसी सर्कमस्टांसेस बन गई थी जिसके चलते उनको इस तरीके का एक सी रूट ढूंढने को मजबूर होना पड़ा? ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में करी थी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि आखिर पुर्तगीज जो थे, या फिर जिनको हम हिंदी में पुर्तगाली बोलते हैं, वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज की अपेक्षा क्यों बाजी मार गए और सबसे पहले उन्होंने इंडिया तक ये डायरेक्ट सी रूट ढूंढने के अपने एक्सपेडिशंस क्यों भेजे थे। ये यहाँ तक की बातचीत हम लोगों ने कर ली थी। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, इसमें अब हम लोग ये देखेंगे कि पुर्तगीज इंडिया में आए तो कैसे आए, किस रास्ते से आए, एंड यहाँ आने के बाद में फिर अपने आप को उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर स्थापित किया। सबसे पहले एक कमर्शियल पावर के तौर पर किस तरह से यहाँ पे व्यापार किया, एंड वक्त के साथ में धीरे धीरे किस तरह उन्होंने अपने आप को एक कॉलोनियल पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करी। इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। साथ ही साथ फिर पुर्तगीज की देखा दाखी दूसरे जो यूरोपियन पावर्स थे, आखिर उन्होंने यहाँ पर आने का फैसला क्यों किया, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो काफी कुछ है जानने के लिए, इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू वी बिगिन। शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक, द पोर्तुगीज इन इंडिया। चले, तो हमारी जो कहानी है अराइवल ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया, हिंदुस्तान में पुर्तगालियों का आगमन, इसकी शुरुआत होती है 1487 से। ठीक है, 1487 में एक पुर्तगाली नाविक हुआ करते थे, एक पुर्तगीज नेविगेटर हुआ करते थे। इनका नाम था बार्थोलोम्यू डियास। बड़ा पेचीदा सा नाम है, बट बार्थोलोम्यू डियास एक नाम का एक पुर्तगाली नेविगेटर हुआ करता था। चले इनकी फोटोग्राफ देख लेते हैं। ये व्यक्ति जो है, इनको कहा जाता था बार्थोलोम्यू डियास। अब इन्होंने 1487 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया था। ही राउंडेड द केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका एंड सेल्ड अप टू ईस्टर्न कोस्ट। बार्थोलोम्यू डियास ने 1487 में क्या किया है, केप ऑफ गुड होप को राउंड अप किया है एंड ईस्ट कोस्ट तक सेल किया। इस लाइन का मतलब ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा जब मैं आपको ये बात मैप पे बताऊंगा। देखिए, ये है अफ्रीका का मैप। अफ्रीका में अब ये जो जगह आपको देखने को मिल रही है, जिसको मैंने रेड कलर से पॉइंट आउट किया है, इसको बोलते थे केप ऑफ गुड होप। लिख देता हूं, केप ऑफ गुड होप। 1487 के पहले, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1487 के पहले कभी भी कोई यूरोपियन इस केप ऑफ गुड होप के आगे नहीं गया था। ठीक है, अफ्रीका बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो आपको तटीय इलाका देखने को मिल रहा है, इस कोस्टल एरिया को बोला जाता है ईस्ट कोस्ट, और ये जो तटीय इलाका आपको देखने को मिल रहा है, ये जो कोस्टल एरिया आपको देखने को मिल रहा है, इसको बोला जाता है वेस्ट कोस्ट। तो ये जो पॉइंट है जिसको हम लोग केप ऑफ गुड होप बोल रहे हैं, कोई भी यूरोपियन पावर्स कभी भी इस पॉइंट के आगे 1487 के पहले तक नहीं गई थी। 1487 के पहले कोई भी यूरोपियन पावर इसके आगे नहीं गई थी। तो 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने किया ये कि उन्होंने पहली चीज तो ये कि इसके आगे तक सेल किया, और इसके आगे सेल करते करते वो ईस्ट कोस्ट का जो इलाका है वहां तक पहुंच गए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज चलते हैं लिस्बन से, और यहां से होते 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 अल्टीमेटली वो केप ऑफ गुड होप तक आते हैं। केप ऑफ गुड होप वो पॉइंट है जिसमें इस साल तक 1487 तक, इसके पहले कभी कोई यूरोपियन इसके पार नहीं गया था। उन्होंने फाइनली इसको पार किया और वो यहां तक रियो ग्रेट फिश नाम की इस जगह तक पहुंचे, और यहां पर आते ही वो बेसिकली ईस्ट कोस्ट पे पहुंच गए थे। उन्होंने वेस्ट कोस्ट को पार कर लिया था और वो ईस्ट कोस्ट पर आ गए थे। अब वो इसके आगे भी जाना चाहते थे, और उनका मानना यह था कि हम पुर्तगाली लोग जो हिंदुस्तान तक डायरेक्ट सी रूट ढूंढ रहे हैं, वो इसी रास्ते से आगे कहीं पर हमको मिलेगा। तो उनको एक कन्विंस हो गए थे, उनका एक कन्विक्शन आ गया था कि अगर मैं इसी रास्ते पे, जिसपे मैं यहां तक आया हूं, केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करने के बाद, अगर इसी रास्ते पर मैं आगे बढ़ता चला जाऊं तो मैं इंडिया पहुंच जाऊंगा। वो कन्विंस हो गए थे इस बात को लेकर। बट हुआ यह कि क्योंकि यात्रा काफी लंबी हो गई थी, अब देखिए, लिस्बन से यहां से फिर यहां से फिर यहां होते होते यहां तक का सफर उस जमाने में करना, आज से 500 साल पहले की बात हम लोग कर रहे हैं, उस जमाने में ये यात्रा जो है महीनों लेती थी। तो काफी महीनों के सफर के बाद में जब अल्टीमेटली वो यहां पहुंच गए, और इसके बाद में उनका प्लान ये है कि वो यहां से इंडिया के लिए आगे निकलेंगे एक ऐसे रास्ते पर
जो इंडिया पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा तब तक कोई नहीं जानता था। तो इस बात को लेकर उनके नाविक घबरा गए, डर गए, या फिर यूं बोल सकते हैं कि होम सिकनेस का शिकार हो गए। उन्होंने बोला कि सर हम इसके आगे नहीं जाना चाहते, हम वापस घर लौटना चाहते हैं। तो फाइनली उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए बार्थोलोम्यू डियाज ने उनकी बात मानी और वो वापस लौट गए। मगर ये जो पॉइंट है कि केप ऑफ गुड होप को उन्होंने राउंड किया था, केप ऑफ गुड होप के आगे वो निकल गए थे और ईस्ट कोस्ट तक पहुंच गए थे। यहां पर आते ही उनको एक बात तो समझ में आ गई थी, वो कन्विंस हो गए थे कि ये जो बहुत लंबे वक्त से हम लोग ये जो इंडिया तक का सी रूट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसी रास्ते से होकर जाएगा। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका क्रू जो है वो अपोजिशन कर रहा था, इसलिए वो आगे अपने सफर को जारी नहीं रख पाए एंड अल्टीमेटली उनको वापस लौटना पड़ा। मगर यहां तक जितनी भी इनको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिली, जो भी उनको नॉलेज मिला और जो भी उनका कन्विक्शन डेवलप हुआ, ये सारी की सारी बात वो अपने साथ अपने घर पुर्तगाल वापस लेकर गए और वहां के अपने जो दूसरे नाविक थे, अपने जो राजा रानी थे, उनके साथ में उन्होंने शेयर की। इसके 10 साल बाद फिर 1497 में एक और बड़ी घटना हुई। 1497 में, यानी कि 10 साल हो चुके हैं अभी तक आपके बार्थोलोम्यू डियाज को केप ऑफ गुड होप को की राउंडिंग किए हुए या फिर केप ऑफ गुड होप के आगे सेल किए हुए। इसके 10 साल के बाद में पुर्तगालियों के जहाजों का एक बेड़ा हिंदुस्तान का रास्ता ढूंढने के लिए, हिंदुस्तान का डायरेक्ट सी रूट ढूंढने के लिए निकलता है। इनके पास में कितना नॉलेज है? बार्थोलोम्यू डियाज का जो आपका केप ऑफ गुड होप और उसके आगे तक की सेलिंग का नॉलेज है, और उनका कन्विक्शन कि वो ये बोल रहे हैं कि भाई इसी रास्ते से हम लोग इंडिया पहुंच सकते हैं। फाइनली काफी सोच विचार करके 10 साल बाद पुर्तगालियों ने यह फैसला किया कि हम लोग एक एक्सपीडिशन, जहाजों का एक बेड़ा हिंदुस्तान के लिए रवाना करेंगे। तो 1497 में ये बेड़ा 10 साल के बाद में राउंड ऑफ केप ऑफ गुड होप की राउंडिंग के 10 साल के बाद में हिंदुस्तान का रास्ता ढूंढने के लिए निकलता है। एंड फाइनली लगभग 1-1.5 साल के बाद में मई 1498 में ये जो जहाज थे ये हिंदुस्तान पहुंच जाते हैं। बहुत बड़ी घटना है। मई 1498 में फाइनली ये जहाज जो 1497 में चले थे हिंदुस्तान का रास्ता ढूंढने के लिए, ये अल्टीमेटली 1498 मई में हिंदुस्तान पहुंच जाते हैं। कहां पर पहुंचते हैं ये पहुंचते हैं केरला में, या फिर आज का जो प्रेजेंट डे केरला है उसके कालीकट पर, कालीकट के कोस्ट पर, या फिर कालीकट पे ये मई 1498 में ये जहाज पहुंचते हैं। They arrived under Vasco da Gama, led by a Gujarati pilot named अब्दुल माजिद। अब ये जो सारे के सारे जहाज थे, ये वास्को डिगामा की लीडरशिप में आए थे, और इन जहाजों को रास्ता दिखाता हुआ जो व्यक्ति या फिर जो पायलट लेकर आया था वो एक गुजराती पायलट था, और इसका नाम था अब्दुल माजिद। ये सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा। वास्को डिगामा की कमांड में ये जो जहाज 1497 में पुर्तगाल से निकले थे, ये मई 1498 में हिंदुस्तान पहुंच गए। लगभग एक सवा साल का सफर करने के बाद में कालीकट का जो आपका पोर्ट है या कालीकट का जो तट है, वहां पर ये लोग पहुंचे हैं। एंड इनको लेकर कौन आया था, इनको रास्ता किसने दिखाया था? एक गुजराती पायलट हुआ करता था जिसका नाम था अब्दुल माजिद। अब आप लोगों के मन में एक बड़ा वाजिब सवाल आएगा कि साहब ये अब्दुल माजिद तो हिंदुस्तानी है और गुजराती है, तो ये वास्को डिगामा को कहां पे मिल गया कि अल्टीमेटली फिर वो इनको रास्ता दिखाते हुए लाया? इसका जवाब मैं आपको थोड़ा सा आगे दूंगा, तो ये सवाल आप थोड़ी देर के लिए अपने मन में रख सकते हैं। तो यहां पर जब ये पहुंचते हैं अल्टीमेटली 1498 में, इस गुजराती पायलट अब्दुल माजिद की दिखाने एक की जो डायरेक्शन में, अल्टीमेटली जब वास्को डिगामा और इनकी लीडरशिप में जहाज यहां पे पहुंचते हैं, तो कालीकट में इस वक्त, या कालीकट का जो पूरा इलाका था इस वक्त, इसमें जो रूल किया करता था उसका नाम था ज़ैमोरिन, जिसको कई बार समूरिथी भी बोला जाता है, समूथरी। तो याद रखना ये नाम भी हमको। जिस वक्त आपका ये वास्को डिगामा हिंदुस्तान पहुंचा, कालीकट में जब ये लैंड किया, उस वक्त कालीकट और इसके आसपास का जो पूरा इलाका था, इस पर एक हिंदू किंग रूल किया करते थे। उनका नाम समूथरी भी कई लोग बोलते हैं, ज्यादा कॉमन नेम आज की तारीख में इंग्लिश में लिया जाता है ज़ैमोरिन। तो ज़ैमोरिन या समूथरी जो हिंदू किंग थे कालीकट के, उन्होंने वास्को डिगामा को बड़ा एक फ्रेंडली रिसेप्शन दिया। उन्होंने उनका बड़ा अच्छा स्वागत किया, उनके साथ में बड़ा दोस्ताना या फिर बड़ा मित्रवत व्यवहार उन्होंने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूं। वास्को डिगामा के पोर्ट्रेट्स वैसे तो कई सारे हैं, मगर जो सबसे माने हुए पोर्ट्रेट हैं, जो उनकी शक्ल के सबसे ज्यादा करीब हैं, वो ये दो फोटोग्राफ्स हैं। विकिपीडिया पे ये 2 फोटोग्राफ्स या ये 2 पोर्ट्रेट्स उनके हैं जो सबसे ज्यादा माने हुए हैं कि ये वास्को डिगामा की असली शक्ल थी। तो ये फोटोग्राफ्स मैंने साथ में यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लगाए। तो ये हमारे वास्को डिगामा साहब हो गए। अब ये हो गए हमारे ज़ैमोरिन साहब समूथरी, जो कैलीकट के रूलर हुआ करते थे, और इन्होंने काफी अच्छा फ्रेंडली वेलकम दिया वास्को डिगामा को। वास्को डिगामा इनके दरबार में आए, बताया कि किस देश से आए हैं, क्या इनका आने का प्रयोजन है, सारी बातें वगैरह हुई। अब वास्को डिगामा आया किस रास्ते से था, और ये सवाल कि ये अब्दुल माजिद इसको कहां पे मिल गया, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वास्को डिगामा ने अपना सफर शुरू किया पुर्तगाल के लिस्बन से, और ये जो ग्रीन लाइन है
ये वास्को डी गामा का रूट था। ये रूट लेते लेते वास्को डी गामा पहुंचे केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप से थोड़ा सा और आगे गए, यहां तक तो आपका बार्थोलोम्यू डियाज भी आया हुआ था। इसके बाद फिर उन्होंने यहां से जहाज को इस तरीके से ईस्ट कोस्ट पे सेल कराना शुरू किया और ये पहुंचे मोजाम्बिक। मोजाम्बिक से ये पहुंचे मुंबासा और मुंबासा से फाइनली ये पहुंचे कालीकट। अब ऐसा माना जाता है कि इनको जो ये अब्दुल माजिद नाम का व्यक्ति है या तो मोजाम्बिक में मिला था या मुंबासा में मिला था, या ये जो रूट है किसी ने बताया था और इस रूट में फिर ये इनसे टकराया था। ज्यादा बेटर हमारा हिसाब से प्रेडिक्शन ये हो सकता है कि या तो मोजाम्बिक या फिर मुंबासा में से किसी एक जगह पर अब्दुल माजिद इनको मिला, और जब उनको पता चला कि ये इंडियन है तो फिर उन्होंने उससे गुजारिश करी होगी कि भाई हमें भी हिंदुस्तान ले चलो, हम भी वहीं के लिए निकले। तो अल्टीमेटली फिर अब्दुल माजिद ने इनको रास्ता दिखाया और सीधे यहां से कालीकट पहुंच गए। तो याद रखना अपने को, वास्को डी गामा या फिर यूं बोलूं कि पुर्तगाली हिंदुस्तान कैसे आए थे। बार्थोलोम्यू डियाज ने उनको बता रखा था कि केप ऑफ गुड होप के आगे तक मैं यहां तक गया हूं, इसी रास्ते को पकड़ के तुम्हें आगे चलना है और तुम हिंदुस्तान पहुंच जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अल्टीमेटली काफी जब उन्होंने ये सारा नॉलेज वगैरह लेके 10 साल बाद फैसला किया कि चलो निकलते हैं, तो 3 जहाज लेके वो निकले वास्को डी गामा की लीडरशिप में, और यहां से यहां तक वो बार्थोलोम्यू डियाज का रास्ता पकड़ते हुए आ गए। यहां से फिर उन्होंने 1, 2, 3 बार जो है तट को छुआ, मोजाम्बिक पहुंचे, मोजाम्बिक से फिर एक बार तट को छुआ, मुंबासा पहुंचे और यहां से फिर सीधे उन्होंने ये रास्ता पकड़ लिया। अब यहां तक पहुंचने के बाद में वो इसके आगे नहीं गए तो, और सीधे सीधे यहां से इंडिया आ गए, तो इसलिए कई लोग ये भी मानते हैं कि हो ना हो अब्दुल माजिद इनको यहीं मुंबासा में मिला होगा, और जब पता चला कि इंडियन है तो फिर उसका साथ लेकर सीधे सीधे यहां तक आ गए। क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए, यहां पे यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब ये पास पास चल रहे हैं समुद्र तट के, ताकि ये समुद्र में खो ना जाए, क्योंकि इनको पता नहीं है इसके आगे जमीन है भी कि नहीं है। ये तो बस निकले हैं हिंदुस्तान तक का रास्ता ढूंढने के लिए, मगर अल्टीमेटली इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में इनके जहाज सीधे यहां से यहां पहुंचते हैं। इसका मतलब यहां पे किसी को तो पता होगा, कोई ना कोई आदमी तो यहां पे जानता था कि हिंदुस्तान के लिए पहुंचना है और सीधा रास्ता लेना पड़ेगा। तो कई लोगों का मानना है मुंबासा में ये अब्दुल माजिद इनके साथ टकराया होगा और ये इनको यहां पर लेकर आया था। बहरहाल पुर्तगाली हिंदुस्तान पहुंच जाते हैं, अब किजामुद्दीन साहब से मिल लेते हैं, कालीकट के रूलर इनको फ्रेंडली रिसेप्शन भी देते हैं। एंड यहां से पुर्तगालियों का सफर अब हिंदुस्तान में शुरू होता है ट्रेडिंग के तौर पे, एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे कह लें, या ट्रेडर्स के रूप में पुर्तगालियों का सफर शुरू होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे इन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियां करी और फिर किस तरीके से धीरे धीरे ये ट्रेडिंग से रूलिंग की तरफ गए, हिंदुस्तान के इलाकों पर इन्होंने कब्जा किया। अब वो चीज हम लोग यहां पे पढ़ना शुरू करेंगे, फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। तो यहां तक हम लोगों ने ये देख लिया कि पुर्तगाली हिंदुस्तान पहुंचे कैसे। ये जो सवाल है कि आखिर तुम आ कैसे गए यहां पे, इसका जवाब हम लोगों ने तलाश लिया। अब पहुंचने के बाद में व्यापार शुरू होता है, और व्यापार के बाद करते 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 ट्रेडिंग से रूलिंग तक की कहानी कैसे आती है वो अब हम लोग यहां से देखना शुरू करेंगे। फ्रॉम सेंचुरीज, ट्रेडिंग सिस्टम इन इंडियन ओशियन हैड मेनी पार्टिसिपेंट्स, that is Indians, Arabs, Africans from East Coast, Chinese, Japanese, etc. They acted through some tacit rules of conduct. तो पुर्तगालियों के आने के पहले भी हिंदुस्तान में तो व्यापार हो ही रहा था, काफी बड़े लेवल पर जो है ट्रेड वगैरह चल रहा था। अब इस वक्त जब पुर्तगाली हिंदुस्तान पहुंचे, इस वक्त इंडिया का जो ट्रेड चल रहा था पूरी दुनिया के साथ में, या जितने भी लोग इंडिया तक आ सकते थे जिनके साथ में इंडिया का ट्रेड था, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? एक तो हिंदुस्तानी खुद शामिल थे जो इंडिया से ट्रेड करते थे, सामान खरीद के यहां से लेकर जाते थे, वो बाहर बेचा करते थे। दूसरे जो इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स यहां पे ट्रेड करते थे उनका नाम था अरब्स। इसके बाद में अफ्रीकन फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट। अफ्रीकन फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट का मतलब क्या? ये जो पूरा का पूरा कोस्ट है, यहां पर रहने वाले जो ये जो पूरा का पूरा कोस्ट है, इसको बोला जाता है ईस्ट कोस्ट, और इस पर रहने वाले जो अफ्रीकन हैं वो कहलाते हैं अफ्रीकन फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट। तो ये लोग भी ये रास्ता जानते थे और इसी के थ्रू यहां पे ट्रेड वगैरह किया करते थे। अरब्स वगैरह ये पूरा जो इलाका है यहां से आया करते थे। तो ये अफ्रीकन फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट हो गए, इसके बाद में चाइनीज हो गए, जापानीज हो गए। ये सारे के सारे लोग इस वक्त इंडियन ओशियन में जो पूरा ट्रेड हो रहा था उसमें शामिल थे। उसमें इन लोगों का अपना एक अमल दखल था। ये अपना सामान भी यहां पे बेचा करते थे, यहां से सामान खरीद के अपने देशों में भी लेकर जाया करते थे, और पूरा व्यापार वगैरह इंडियन ओशियन में हो रहा था, उसमें ये सारे लोग पार्टिसिपेट किया करते थे। अब हालांकि ये सारे के सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा, ये सारे के सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, मगर फिर भी ये एक टैसिट रूल ऑफ कंडक्ट के तहत में बिहेव किया करते थे। टैसिट शब्द जो होता है, यहां पे जो शब्द आया है टैसिट, टैसिट का मतलब होता है ऐसे रूल जिनको किसी ने कहीं पे लिखा नहीं है मगर फिर भी आप उनका पालन कर रहे हो।
जैसे कि अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं या फिर अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपको यूनिफॉर्म में जाना है, प्रॉपर आपके शूज पॉलिश होने चाहिए। जनरली लोग कहते नहीं है कि यार आपको शूज पॉलिश कर कर आना है, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर होकर आना है। या फिर इंटरव्यू की बात कर लेते हैं, अगर आप इंटरव्यू जाते हो तो उसमें आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप फॉर्मल कपड़े पहनकर जाएंगे। तो फॉर्मल कपड़े पहनकर जाना है ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है, बट आपको पता है, अंडरस्टैंडिंग में है कि यार ऐसा करना है जब अपन इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं। तो टेसिट शब्द का मतलब होता है या फिर टेसिट रूल्स का मतलब होता है ऐसे नियम जिनको कहीं पे लिखा नहीं गया, मगर आप समझ जाते हो, अंडरस्टैंडिंग रहती है कि भाई ये चीज तो होनी ही होनी है, ऐसा तो अपने को करना ही करना है। जैसे अगर आप इंटरव्यू में जाओगे तो स्पोर्ट्स शूज पहनकर नहीं जाओगे, चप्पल पहनकर नहीं जाओगे। आप इंटरव्यू देने जाओगे तो लेदर के वेल पॉलिश शूज पहनकर जाओगे, अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो ये बड़ी अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि एक मेल कैंडिडेट आएगा तो लेदर शूज पहनकर आएगा, फॉर्मल्स में आएगा, शूज अच्छी तरह से पॉलिश होंगे। ये टेसिट रूल्स हैं, कहीं लिखे नहीं है मगर एक अंडरस्टैंडिंग है। तो उसी तरीके से यहां पर जितने भी ये ट्रेडर्स वगैरह रूल किया, जितने भी ट्रेडर्स वगैरह आपके ट्रेड किया करते थे, इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी, कुछ टेसिट रूल्स ऑफ कंडक्ट थे। टेसिट रूल्स ऑफ कंडक्ट का मतलब कि व्यापार किस तरह से करना है, इस बात को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, मगर सब उस अंडरस्टैंडिंग के अनुसार व्यवहार करते थे। मगर पुर्तगालियों के आने के बाद में ये जो टेसिट रूल्स ऑफ कंडक्ट थे, इसमें एक बड़ा जबरदस्त बदलाव या एक चेंज आने वाला था, और उसके बारे में अभी हम लोग बातचीत करेंगे। तो none of them sought overwhelming dominance, though all were in profit. The Portuguese changed this. They wanted to monopolize this hugely profitable eastern trade by excluding competitors, especially the Arabs. तो ये जो टेसिट रूल्स थे उसमें सबसे पहला रूल क्या था कि सारे के सारे लोग जो हैं व्यापार कर रहे हैं, सब एक दूसरे के आपस में कॉम्पिटिटर हैं, मगर किसी ने भी कोशिश ये नहीं करी कि किसी दूसरे को ऑल टुगेदर जो है अपन व्यापार से बाहर निकाल दें। अरब्स ने कभी ये कोशिश नहीं करी कि सारे के सारे व्यापार पे हम कब्जा कर लें और चीनी और जापानियों को हम लोग एकदम बाहर कर दें। इसी तरीके से चाइनीज और जापानीज ने ये कोशिश नहीं करी कि अरब्स को ऑल टुगेदर या फिर जो आपके ईस्ट कोस्ट के अफ्रीकन हैं इनको बिल्कुल ही आप ट्रेड से बाहर कर दो और सारे के सारे व्यापार भी हम कब्जा कर लें। ये सारे के सारे लोग यहां पे ट्रेड करते थे और सबके सब जो हैं जमकर प्रॉफिट कमा रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि किसी को नुकसान हो रहा है, ये सबके सब प्रॉफिट में थे। बट सब लोगों ने एक बात इंश्योर कर रखी थी कि दूसरे को पूरी तरीके से खाएंगे नहीं, दूसरे को पूरी तरीके से खत्म नहीं करेंगे, एक ओवरवेलमिंग डोमिनेंस कोई भी क्रिएट नहीं करेगा। चीनी अगर आ रहा है तो चीनी अपना सामान खरीद कर लेकर जाए, चीन में बेचे, वो प्रॉफिट कमाए। जापानी अगर सामान लेकर आ रहा है, जापानी खरीदे अपने देश में लेकर जाए, वहां पे वो बेचे और वो प्रॉफिट कमाए। अरब्स अगर सामान लेकर जा रहे हैं तो वो अपना अरब के इलाके में और यूरोप में बेचें, वो प्रॉफिट कमाएं। अफ्रीकन अगर लेकर जा रहे हैं तो ईस्ट कोस्ट में बेचें, वो प्रॉफिट कमाएं। ये नहीं होगा कि अरब जो है वो अफ्रीकन को नहीं कमाने दे रहे, अफ्रीकन अरब्स को नहीं कमाने दे रहे, चीनी जापानियों को नहीं कमाने दे रहे, जापानी चीनियों को नहीं कमाने दे रहे। ये हरकत या फिर ये नाटक आप नहीं करोगे। आप सबके सब इस तरह से खेलोगे कि सबके सब प्रॉफिट में भी रहो, सब अच्छा कमाओ और किसी दूसरे को खत्म ना करो। ओवरऑल डोमिनेशन आपने या फिर ओवरवेलमिंग डोमिनेशन आपने क्रिएट नहीं करनी है। ये कहानी पुर्तगालियों के आने के पहले की थी, 1498 के पहले की थी। 1498 में जब पुर्तगीज अल्टीमेटली हिंदुस्तान पहुंचते हैं और भारत के या फिर यूं बोलूं कि इंडियन ओशियन का जो पूरा रीजन था इसके ट्रेड में अपना कदम रखते हैं, तो उसी के साथ में ये सारी की सारी कहानी बदल जाती है। पुर्तगाली इस पूरे के पूरे खेल के नियम बदल के रख देते हैं, या फिर यूं बोलूं कि पुर्तगाली इन नियमों को मानने से मना कर देते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव या फिर इनका प्लान ये था कि ये पूरे के पूरे जो ह्यूजली प्रॉफिटेबल ट्रेड था इसको मोनोपलाइज करना चाहते थे और अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को इससे बाहर निकालना चाहते थे, खास तौर पर अरब्स को, क्योंकि अरब्स के साथ में क्रूसेड्स वगैरह लड़े जा रहे थे और क्रूसेड्स वगैरह के चलते वो जो शत्रुता थी वो शत्रुता को हिंदुस्तान भी अपने साथ में लेकर आए। इनका कहना यह था कि हम लोग किसी और को खाने कमाने नहीं देंगे, सारा का सारा प्रॉफिट हम कमाएंगे, सारा का सारा ट्रेड हम करेंगे, बाकियों को थोड़ा बहुत अगर खेलने दें तो वो हमारी मर्जी है, मगर अरब्स को किसी हालत में नहीं खेलने देंगे, ये हमारा मूड है। तो अल्टीमेटली पुर्तगाली इस माइंडसेट के साथ में हिंदुस्तान के या फिर यूं बोलूं कि इंडियन ओशियन का जो पूरा का पूरा ट्रेड हो रहा था उसमें उतरे। क्या करना चाहते थे? पूरा का पूरा ट्रेड मोनोपलाइज करना चाहते थे। मोनोपलाइज का मतलब क्या होता है? पूरे के पूरे ट्रेड पे को कब्जे में लेना चाहते थे, सारे कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर देना चाहते थे। ठीक है, ये होता है मोनोपलाइजेशन का मतलब। और इससे फिर खूब प्रॉफिट होगा ये तो उनको समझ में आ ही रहा था। सारे के सारे कॉम्पिटिटर्स को बाहर निकालना चाहते थे, खास तौर पे जो अरब्स थे इनको तो हर हालत में ये बाहर करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, क्योंकि अरब्स के साथ में यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में अच्छे खासे क्रूसेड या लड़ाई झगड़े चल रहे थे। तो वो शत्रुता जो थी, वो धार्मिक शत्रुता थी, वो उसको यहां पे भी जो है व्यापार में लेकर आए थे, इसको यहां पर भी एक्सटेंड कर रहे थे। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये मैप एक बार देखिए तो आपको समझ में आएगा कि उस वक्त में जो इंडियन ओशियन में पूरा ट्रेड होता था वो कैसे होता था। अब जैसे यहां पर ईस्ट कोस्ट है, कोई
ईस्ट अफ्रीका, ये अफ्रीकन है जो इस रास्ते को पकड़ेगा हिंदुस्तान से जितना भी ट्रेड वगैरह करना है, और इस रास्ते के थ्रू वो ये सारा का सारा ट्रेड करेगा। ध्यान से देखिए, यहां से वो अपना सामान वगैरह लेकर आया, यहां पे पहुंचा, जो भी उसको बेचना है उसने बेचा। इसी तरीके से जो अरब है वो यहां से सामान वगैरह लेकर या तो इस रास्ते से ये पर्शिया यानी कि ईरान और अरेबिया के बीच में निकल जाएगा, या फिर इसी रास्ते को पकड़कर वो यहाँ रेड सी से इजिप्ट तरफ निकल जाएगा, और इसी रास्ते से मेडिटेरेनियन पहुंच के यूरोप में भी वो अपना सामान बेचेगा। इसी तरीके से जो चीनी और जापानी है वो ये रास्ता पकड़ेंगे, चाइनीज इस रास्ते को पकड़ेंगे और यहां से व्यापार करेंगे, जापानी जो है इस रास्ते को पकड़ेंगे और यहां से पूरा का पूरा व्यापार करेंगे। जो नीले कलर के रास्ते आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे समुद्री रास्ते हैं, इन रास्तों पर व्यापार होता था जहाजों के थ्रू। और जो ये लाल रास्ते आपको देखने को मिल रहे हैं ये सारे जमीनी रास्ते हैं, इनके थ्रू जो व्यापार होता था तो आप जमीन के थ्रू जो है सामान एक से दूसरी जगह लेकर जाया करते थे। ये कहानी थी पुर्तगालियों के आने के पहले, इस तरीके से ट्रेड वगैरह काफी बड़े लेवल पर हिंदुस्तान में हो रहा था। अब पुर्तगालियों ने कोशिश ये करी कि सबको लाइन से हम लोग एक एक करके हटाएंगे और सारे व्यापार के ऊपर हम लोग कब्जा करेंगे, ये सारा का सारा व्यापार हमको मोनोपोलाइज करना है। इस ऑब्जेक्टिव के साथ में वो लोग अल्टीमेटली यहां पर उतरते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा stayed in India for 3 months. He went back with rich cargo and sold the merchandise in European markets at huge profits. तो 1498 में इंडिया में आने के बाद में वास्को डी गामा हिंदुस्तान में 3 महीने रुके। इंपॉर्टेंट है, वास्को डी गामा हिंदुस्तान में 3 महीने रुके, और जब ये फाइनली हिंदुस्तान से वापस लौटे तो यहां से खूब सारा सामान खरीद कर लेकर चले गए। सामान में जनरली क्या खरीदा था उन्होंने? एक तो उन्होंने वही मसाले वगैरह लिए थे, स्पाइसेस। इसके अलावा जो दूसरी चीज हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा बिकती थी, कॉटन के जो भी कपड़े वगैरह होते हैं। तीसरा सिल्क, और इसके अलावा इसी तरीके की जो दूसरी मर्चेंटाइज वगैरह थी जिनका यूरोप में खूब डिमांड वगैरह थी, इस तरीके का जो दूसरा सामान था भर भर के जहाज में वास्को डी गामा साहब यहां से लेकर चले गए। यहां से काफी बड़ी मात्रा में, रिच कार्गो का मतलब है काफी बड़ी मात्रा में ये सामान को लेकर वास्को डी गामा साहब यहां से यूरोप वापस प्रस्थान करते हैं हिंदुस्तान में 3 महीने रहने के बाद में। अब ये सामान लेकर वो जब यूरोप पहुंचे तो यूरोपियन मार्केट्स में उन्होंने इसको बहुत ह्यूज प्रॉफिट पर बेचा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देख रखा था कि यूरोप में इंडिया का जो सामान था, जिसको हम लोग ओरिएंटल गुड्स भी बोलते हैं, इस सामान की बहुत ज्यादा डिमांड थी, और इस डिमांड क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी, तो यूरोपियंस इस सामान के लिए ज्यादा से ज्यादा कीमत देने को भी तैयार थे। जनरली ये सारा का सारा ट्रेड अरब्स के हाथ में था। अरब्स इंडिया से सामान खरीदकर यूरोपियंस को भारी कीमत पे बेचते थे, तो फिर अपना प्रॉफिट जोड़कर यूरोपियंस भी जो खरीदते थे वो बाद में दूसरे फर्दर यूरोपियंस को और ज्यादा कीमत में या और ज्यादा दाम में इसको बेचा करते थे। अब यहां पे लगभग लगभग वैसी कहानी बन गई। ये एक यूरोपियन जो है जब इंडिया पहुंच गया तो उसने डायरेक्ट यहां से सामान खरीदा। 3-4 जितने भी जहाज वो लेकर आया था, रिच कार्गो यानी कि खूब सारा उसने सामान यहां पे भरा, यूरोप के मार्केट में लेकर गया, और जो काम आपका अरब करता था कि महंगे दाम पे बेचा करता था, वही काम एक यूरोपियन ने कर दिया कि महंगे दाम पर जो है आपका ये सामान बेचा और खूब जमकर प्रॉफिट कमाया। जमकर प्रॉफिट जो है यहां पे इनको मिला। अब ये जो सी रूट अल्टीमेटली पुर्तगालियों ने ढूंढा था, जिसके लिए लोग इतना परेशान थे। 1487 में एक आदमी जो है लगा हुआ है, उसके फिर आपके शिप जो क्रू वाले थे उन्होंने मना कर दिया कि हम आगे नहीं जा पाएंगे, तो चलो वो वापस लौट गया। 10 साल उसके बाद फिर मंत्रणा होती रही, और फाइनली फिर यूरोपियंस में आपके पुर्तगालियों ने कोशिश करी और अल्टीमेटली हिंदुस्तान का सी रूट ढूंढा। तो ये जो सी रूट था, इसके लिए इतनी मारामारी क्यों थी, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाओ कि अगर एक अरब जो था जिस रेट पर हिंदुस्तान से सामान खरीदता था, उसका 10 गुना ज्यादा कीमत पर वो यूरोप में बेचा करता था। या फिर हम लोग यूं बोल सकते हैं कि अगर यूरोपियंस को डायरेक्ट सी रूट मिल गया तो जितना पैसा वो अरब्स को दे रहे थे उस सामान को खरीदने का, उससे लगभग लगभग 10 गुना कम कीमत पर वो ये सामान खरीद सकते थे। ऐसे समझिए कि काली मिर्च की बात कर लेते हैं। यूरोप में सबसे ज्यादा डिमांड में अगर कोई एक चीज थी बाकी सारी चीजों में, तो वो थी काली मिर्च। सपोज कर लीजिए कि 1 किलो काली मिर्च जो है एक अरब ने यहां से 100 रुपए के बेसिस पर खरीदी है। ठीक है, 1 किलो काली मिर्च एक अरब यहां से 100 रुपए पे लेकर गया, और यही काली मिर्च वो वहां पर जाके लगभग 1200 रुपए में या 1100 रुपए में बेच रहा है। तो 10 से 11 गुना प्रॉफिट वो कमा रहा है। ठीक है, अब यूरोपियंस की मजबूरी ये थी कि उनके खाने में काली मिर्च खूब पड़ती थी, उसके बिना उनका काम नहीं चलता, और डायरेक्ट आपके पास में हिंदुस्तान तक पहुंचने का कोई रूट नहीं था कि आप जाके वो सामान हिंदुस्तान से डायरेक्ट खरीद सको। तो अरब जितनी मर्जी आपका मन मर्जी का प्रॉफिट है, 10-11 गुना प्रॉफिट जो है वो कमा रहा था। अब यहां पे मगर जैसे ही यूरोपियंस को एक डायरेक्ट सी रूट मिला, तो ये 100 रुपए की जो आपकी काली मिर्ची है
अगर आप 100 रुपए के पॉइंट ये 100 रुपए की काली मिर्ची अगर आप खरीद रहे हो प्रति केजी, तो इसका मतलब जो 1100-1200 रुपए आपको देना पड़ रहा है, तो उससे तो बहुत सस्ता पड़ रहा है ना। जहाज अपना खुद लेकर आओ, सामान भरो, वापस लेकर जाओ, आने में और जाने में महीनों लगेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। जहाज वगैरह में आपको, शिप वगैरह में आपको क्रू लाना पड़ेगा, उनको खिलाना पड़ेगा, सारी चीजें करना पड़ेगी, सब ठीक है। मगर उसके बाद भी एक चीज जिसका 1 किलो खरीदने के लिए 1100 या 1200 रुपए देना पड़ रहा है, उसकी जगह अगर वही चीज आपको 100 रुपए किलो की मिल रही है, तो कितने भी आप खर्चे वर्चे जोड़ लो, उसके बाद भी अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में रहोगे। तो कुल मिलाकर ये जो सी रूट थी, जिसको ढूंढने के लिए इतनी मारामारी थी, उसकी जो मेन वजह थी वो ये थी कि इस डायरेक्ट सी रूट से अगर हिंदुस्तान यूरोपियंस पहुंचकर डायरेक्ट इंडियन से सामान खरीदकर यूरोप ले जाके अगर बेच रहे थे, तो उनको अरब को उससे सामान खरीदने में जितना पैसा देना पड़ रहा था, लगभग उसका 9, 10, 11 गुना कम पैसे में उनका काम चल जाता था। जो चीज 1100 रुपए में पहले खरीदना पड़ रही थी, वही चीज अब आपको 100 रुपए में या 200 रुपए में मिल जा रही है। तो इतना कम, इतना ज्यादा मार्जिन या फिर इतना ज्यादा डिफरेंस आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए फिर कोशिश तो की जाएगी। अब अच्छा सोच के देखिए कि जब एक यूरोपियन देश इंडियन मार्केट में पहुंच गया और ये सामान वगैरह लाकर बेचने लगा, अरब से अगर कम दाम पे भी बेचेगा, अरब अगर 1000 रुपए का, अगर 100 रुपए का सामान 1100 या 1200 में बेच रहा है, उसकी जगह अगर ये लोग 500 या 600 में भी बेचेंगे, तो भी प्रॉफिट तो जमकर कमा रहे हैं। तो जब एक यूरोपियन देश इतना प्रॉफिट मार रहा है, इतना जमकर प्रॉफिट कमा रहा है, और दिख रहा है कि इससे उसके देश में प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है और खूब यहाँ पे व्यापार वगैरह हो रहा है, तो इससे होगा क्या? जो दूसरे यूरोपियन देश हैं अल्टीमेटली वो भी कह सकते हैं, उनके अंदर भी टेम्पटेशन आएगा कि यार इन लोगों से 500-600 रुपए या 700 रुपए के दाम पर भी क्यों खरीदें, अपन भी अपने जहाज लेकर चलते हैं, हिंदुस्तान पहुंचते हैं, वहां से डायरेक्ट ही खरीद कर लाते हैं और इनसे कम दाम पर अपने देश में बेचेंगे, प्रॉफिट में अपन भी रहेंगे, मगर इनको पैसा क्यों कमाने दें? अल्टीमेटली जो पुर्तगाली हैं, इनको अपन क्यों प्रॉफिट कमाने दें? एक फ्रेंच मैन जो है वो इस तरह से सोचेगा, एक इंग्लिश मैन जो है वो इस तरह से सोचेगा, एक डच जो है वो इस तरह से सोचेगा कि अगर इतना आसानी से अगर इतना प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो अपन भी एक काम करते हैं कि ये सी रूट जो है इसको खोजने की कोशिश करते हैं, इससे डायरेक्ट हिंदुस्तान चलते हैं और इससे डायरेक्ट अपन पैसा कमा कर आएंगे। तो अल्टीमेटली ये जो सी रूट था, इसका इंपॉर्टेंस कि जितने दाम पर आप अरब से खरीदते हो, उससे 10 गुना कम दाम पर जो है आप अपना सामान वगैरह इंडिया से डायरेक्ट ले सकते हो, या फिर जिस दाम पर आपको इंडिया में सामान मिल जाएगा, अरब आपको उससे 10 से 12 गुना ज्यादा पे बेच रहा है। तो इतना ज्यादा जो है मार्जिन है और इतना ज्यादा जो है इसमें प्रॉफिट है। ये बात जब दिखी कि पहले अरब खूब जमकर पैसे कमा रहे थे और उसके बाद में पुर्तगाली अब जमकर पैसे कमा रहे हैं इस चीज में, तो इस चीज ने जो दूसरे आपके यूरोपियन नेशंस थे, जो दूसरे आपके यूरोपियन कंट्रीज थी, उनके अंदर भी ये टेम्पटेशन भरा, उनके अंदर भी ये भाव डाला कि यार अपने को भी हिंदुस्तान चलना चाहिए और डायरेक्ट इंडिया के साथ में ट्रेड करना चाहिए। पहले ये अरब जो थे ये हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, और अब जो ये पुर्तगाली हैं ये हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, ये अरब का ब्लैकमेल भी तो पुर्तगालियों ने खत्म कर दिया, और ये पुर्तगालियों का ब्लैकमेल जो है हम लोग खत्म करते हैं, हम डायरेक्ट इंडिया चलते हैं और वहां से डायरेक्ट हम लोग के सामान खरीदेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अपने को याद रखना है। बाकी जो आपके यूरोपियंस थे, चाहे फ्रेंच हो, चाहे डच हो, चाहे आपके इंग्लिशमैन हो, ये सबके सब इंडिया आने के लिए इसलिए टेम्प्ट हुए थे क्योंकि इनको दिख रहा था कि पहले अरब जमकर पैसे कमाया करता था, जब तक उसका सी रूट्स वगैरह पे या फिर आपका जो डायरेक्ट लैंड रूट्स थे इंडिया तक, उन पे कंट्रोल था। और इन पुर्तगालियों ने जब से ये नया सी रूट ढूंढा, उसके बाद से ये जमकर पैसे कमा रहे हैं। तो हम इन लोगों को पैसा देने की या इनको प्रॉफिट देने की जगह खुद ये सी रूट ढूंढते हैं और इस पे चलते हैं, और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट ये मार रहे हैं, यही प्रॉफिट हम लोग कमाएंगे, यहीं से पैसा हम लोग कमाएंगे। एंड ये जो प्रॉफिट था या फिर ये जो आपका ये जो टेम्पटेशन था कि हम लोग भी जो है इसी में डायरेक्ट उतरते हैं और डायरेक्ट इंडिया से ट्रेड करते हैं, इसके चलते जो दूसरे यूरोपियन नेशंस थे ये भी फाइनली इंडिया तक आने के लिए मजबूर हुए और इन्होंने भी इस खेल में कदम रखा। चलें आगे बढ़ते हैं। वास्को डिगामा के बाद में जो नेक्स्ट पुर्तगीज या फिर इंपॉर्टेंट पुर्तगीज इंडिया आए थे, उनका नाम था पेड्रो एल्वारेस कैब्रल। याद रखिएगा, नेक्स्ट वॉयज टू इंडिया वाज टेकन बाय पेड्रो एल्वारेस कैब्रल इन 1500। तो वास्को डिगामा के बाद में दूसरा जो हिंदुस्तान आने वाला इंपॉर्टेंट पुर्तगीज नागरिक था या नाविक था, उसका नाम था पेड्रो एल्वारेस कैब्रल। कभी हिंदुस्तान पहुंचे थे 1500 में। ही नेगोशिएटेड विद ज़ैमोरिन एंड एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट कैलिकट सितंबर 1500। अब इंडिया आने के बाद में सबसे पहले तो ये ज़ैमोरिन साहब से मिले। ज़ैमोरिन कौन? कैलिकट के रूलर, जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। तो ज़ैमोरिन से मिलने के बाद में इन्होंने निगोशिएशन वगैरह किया, उनके साथ में बातचीत वगैरह करी एंड अल्टीमेटली उनसे परमिशन ले ली कालीकट में एक फैक्ट्री स्थापित करने की। एंड फाइनली पुर्तगीज ने अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में सितंबर 1500 में डाली। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है, पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो यहां से यही बनेगा कि पुर्तगालियों ने हिंदुस्तान में अपनी पहली फैक्ट्री कहां डाली थी और कब डाली थी? याद रखना है, कैलिकट में डाली थी, 1500 में डाली थी। और किसकी लीडरशिप में डाली गई थी? तो इसका जवाब वास्को डिगामा नहीं है, लोग जनरली गलत लिख देते हैं। इसका जवाब है पेड्रो
पेड्रो एल्वारेस कैब्रल। पेड्रो एल्वारेस कैब्रल ने ज़ामोरिन से बात करी और ज़ामोरिन से बात करके परमिशन ले ली। परमिशन लेकर अल्टीमेटली उसने कालीकट में सितंबर 1500 में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री की स्थापना करी। द फैक्ट्री वॉज अटैक्ड बाय लोकल्स रिजल्टिंग इन डेथ of many Portuguese. In retaliation, Cabral seized a number of Arab merchant ships anchored at harbor, seized their cargo, burned them down and killed hundreds of their crew. तो जब इन्होंने कैब्रल साहब ने ज़ामोरिन से परमिशन लेने के बाद में कालीकट में अपनी फैक्ट्री स्थापित करी, तो ऑब्वियस सी बात है जिस तरीके से पुर्तगाली अरब्स को पसंद नहीं करते थे, अरब्स भी पुर्तगालियों को पसंद नहीं करते थे और उनको अच्छा नहीं लगा कि यार कोई यूरोपियन जो है वो हिंदुस्तान पहुंच गया और अब यहां से डायरेक्ट सामान खरीद कर ये यूरोप लेकर जा रहा है। अगर इसने ये करना जारी रखा और इसके आगे उन लोगों ने ये सोचा कि और भी आगे अगर दूसरे यूरोपियंस इंडिया आते रहे तो हमारी जो पूरी मोनोपोली बनी है कि हम यहां से सामान लेकर जाते हैं और यूरोप वालों को भारी दाम में बेचते हैं, ये तो पूरी खत्म हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात ये कि यूरोपियंस के साथ में हमारे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इनका जो पूरा क्रूसेड और जिहाद वगैरह का लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो ये भी पुर्तगालियों को या फिर यूरोपियंस को अपना शत्रु मानते थे। तो उनका यह भी मानना था कि एक शत्रु को हम लोग यहां पर नहीं आने दे सकते। तो जिस तरीके से पुर्तगालियों की इच्छा थी कि इनको पूरी तरीके से ट्रेड से बाहर किया जाए, अरब्स भी लगे हुए थे कि कुछ ना कुछ कर अल्टीमेटली पुर्तगालियों को रोका जाए। तो जब इन्होंने ये देखा कि यार पुर्तगालियों ने तो यहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली है और उनको जब दिखा कि भाई यहां पर जो है अब हमारे लिए दिक्कतें हो सकती हैं, तो फिर उन्होंने जो भी षड्यंत्र किया हो, जो भी कॉन्स्पिरेसी वगैरह करी हो, लोकल्स वगैरह के साथ में मिलकर फिर अरब्स ने इस फैक्ट्री के ऊपर कर दिया हमला। अब जब इस फैक्ट्री के ऊपर हमला हुआ तो इसमें काफी सारे पुर्तगालियों की मौत हो गई, काफी सारे पुर्तगीज जो थे, यूरोपियंस जो थे, उनकी डेथ हो गई। जब ये खबर कैब्रल को पहुंची तो कैब्रल ने इसके रिटेलिएशन में किया ये कि कालीकट के पोर्ट पर जितने जहाज खड़े हुए थे अरबों के, अरब्स के, खासतौर पे अरब्स के जितने भी मर्चेंट शिप्स खड़े हुए थे, वो सारे के सारे शिप्स पे कब्जा कर लिया। उसमें जितना भी सामान चढ़ाया गया था, जो भी अरब्स ने सामान वगैरह खरीद कर उसमें कार्गो चढ़ाया था, वो सारा का सारा कार्गो उन्होंने जब्त कर लिया। और तीसरा, जितने शिप्स थे सबको जला दिया और कई सौ अरब्स को मार दिया। कई सौ अरब्स, आपके जो ट्रेडर्स, जो सेलर्स वगैरह थे, क्रू वगैरह था जहाज पे, इन सबको मार दिया। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहां से पुर्तगालियों ने अल्टीमेटली क्या किया है और क्यों किया है। ये पूरी मैं आपको कहानी थोड़ा समझाऊंगा। फैक्ट्री वगैरह इन्होंने लगा ली। फैक्ट्री लगाने के बाद में अरब्स को समझ में आ गया कि अपना व्यापार खतरे में है, पुर्तगाली जो है यहाँ पे पहुंच गए। उन्होंने एक षड्यंत्र वगैरह किया, लोकल्स के साथ में मिलकर कर दिया हमला क्या, और आपके कई सारे पुर्तगालियों को मार दिया इस फैक्ट्री के ऊपर अटैक करके। अब कैब्रल जो था उसको एक बात समझ में आ गई कि हम लोग का यूरोप से या फिर हम लोग पुर्तगाल से यहाँ पर सेना लेकर तो आ नहीं सकते लड़ने के लिए। आने वाले वक्त में भी जितने भी आपके यूरोपियंस आने हैं या जितने भी आपके पुर्तगाली आने हैं, वो नंबर में हमेशा कम रहने वाले हैं, वो हमेशा नंबर में कम रहेंगे। अगर इस तरीके के हमले आगे भी होते रहे या फिर अरब अगर इस तरीके के हमले करने में आगे भी कामयाब हुए तो हम लोग यहाँ पे कभी अपने पैर नहीं जमा पाएंगे। फिर इन सबको हटा के इस पूरे के पूरे व्यापार को मोनोपलाइज करना तो दूर की बात है, हम लोग यहाँ पर स्थापित ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में भी हम लोग रहेंगे तो हमेशा नंबर्स में कम। हिंदुस्तानियों का पूरा देश है तो हिंदुस्तानी ज्यादा रहेंगे और अरब्स का यहाँ पर ज्यादा आना जाना है, इनको ज्यादा पास पड़ता है तो ये लोग की संख्या में ज्यादा रहेंगे। तो अल्टीमेटली अगर इस तरीके की घटना बार बार हुई तो हमारा जो है इंप्रेशन ये जाएगा कि हम लोग कमजोर हैं। तो आने वाले वक्त में इस तरीके के इवेंट की पुनरावृत्ति ना हो, फिर से इस तरीके का इवेंट ना दोहराया जाए और पुर्तगालियों को सीरियसली कंसिडर किया जाए कि अगर उनके साथ में छेड़खानी करी गई तो वो भी बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कैब्रल ने यह कदम उठाया था। जब कई सारे पुर्तगालियों की मौत हो गई इस फैक्ट्री पे हमला होने के बाद, तो उसने आपके जितने भी जहाज खड़े हुए थे कालीकट के पोर्ट पे, सबको उसने जो है अपने कब्जे में ले लिया। जितना भी कार्गो था सारा का सारा कार्गो ले लिया, जितने जहाज थे सबको आग लगा दी और जितने आपके क्रू थे जिसमें कई सौ लोग मारे गए, इन सब लोगों को मार दिया। और बात यहीं पे खत्म नहीं हुई है। इसके बाद इन्होंने एक और काम किया था जिसके ऊपर यूपीएससी में सवाल पूछा गया है, वो ये था कि इन्होंने कालीकट के ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया। पुर्तगालियों के जो जहाज हुआ करते थे, इनकी एक खासियत थी, इनके ऊपर लगे हुए थे कैनन्स, यानी कि तोपें। आपने आप में से कई लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, और भी कई सारी दूसरी पिक्चर जिसमें पायरेट्स वगैरह को दिखाया जाता है। तो जो उन जहाज थे, उन जहाजों के ऊपर आपने देखा होगा तोपें लगी हुई हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके की जो कैनन्स थी या जो तोपें थी, वो पुर्तगालियों के जहाजों पर लगी हुई थी। और इस वक्त में इतने हैवी जहाज किसी और के पास होते नहीं थे जिसपे तोपें वगैरह लगी हों। तो कैब्रल ने अपनी जहाजों की मदद से जिन पे तोप लगी हुई थी, पूरे के पूरे कालीकट के ऊपर लगभग एक दिन तक बम्बार्डमेंट किया। लगातार जो है बम्बार्डमेंट वगैरह वो करता रहा। ये सारी चीजें क्यों की गई? टू टीच अ लेसन, ठीक है, एक लेसन देने के लिए लोगों को कि अगर आपने हमारे साथ में छेड़खानी करी तो हम बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। आने वाले वक्त में पुर्तगालियों के साथ में वो हरकत मत करना जो अभी तुम लोगों ने करी है। अरब्स को भी एक संदेश दिया गया कि भाई तुम्हारे पास जमीन पे पावर होगी, तुम लोग बहुत ज्यादा होगे, मगर जहाज या फिर नेवल पावर की बात की जाए तो उसमें हम आपसे ज्यादा पावर
पावरफुल हैं, ये बात उन्होंने अरब्स को समझा दी और लोकल्स को एक लेसन दे दिया कि अगर आपने अरब्स के साथ में मिलकर पुर्तगालियों की जान माल का नुकसान किया तो आपके लिए, जिस तरह से अभी दिन भर जो है हमने पूरा 24 घंटे या एक दिन क्या आपका कैलिकट के ऊपर बम्बार्डमेंट किया है, इस तरीके की गोलाबारी हम लोग और भी लंबे वक्त तक कर सकते हैं और इसमें नुकसान जान और माल का दोनों का आपका होगा। तो कैबरल ने पूरे अरब शिप्स में आग लगाने के बाद में कालीकट पे जबरदस्त बम्बार्डमेंट किया और एक संदेश दे दिया कि आने वाले वक्त में पुर्तगालियों को एक तो कम ना समझा जाए, नंबर में कम है, और दूसरा आगे से छेड़ा ना जाए। ये एक लेसन सिखाया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अब बाकी जो लोग थे उनको समझा दिया कि बहुत दिक्कतें हो सकती हैं अगर आपने हमें छेड़ा तो। इस लेवरेज का फायदा लेते हुए जो लोकल रूलर्स वगैरह थे कोचिन और कैनानोर के, उनके साथ में उन्होंने एडवांटेजियस ट्रीटीज वगैरह ले ली, अपने फायदे में जाने वाली ट्रीटी वगैरह उनसे साइन करवा ली। अब देखिए एक तीर से कितने सारे शिकार हुए हैं, फिर से देख लेते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट कि पहली फैक्ट्री कब लगाई, किसने लगाई, वो सारी बात हमने कर ली। फैक्ट्री पे हो गया हमला, पुर्तगाली कई सारे मारे गए। पलट के कैबरल ने जिस तरीके का बदला लिया है, जिस तरीके का रिटेलिएशन लिया, कई सौ अरब मारे गए, कई सारे जहाजों में आग लगाई गई और उनके कार्गो वगैरह को लूट लिया। इतने में इनको चैन नहीं पड़ा तो उन्होंने उठा के पूरे कालीकट का दिन भर बंबार्डमेंट कराया। क्यों करवाया? क्योंकि इनके जहाजों पर तोप लदे हुए थे। एंड इसकी मदद से जो डर का माहौल बैठा लोगों को, जो समझ में आया कि पुर्तगाली कितने खतरनाक हो सकते हैं, इस डर का लेवरेज इस्तेमाल करते हुए, इस डर को लेवरेज करते हुए कई सारे जो लोकल रूलर्स थे, कोचिन का इलाका हो गया उसका लोकल रूलर, कैनानोर का जो लोकल रूलर था, इन लोगों के साथ में पुर्तगालियों ने अपने फेवर में कई सारी एडवांटेजियस ट्रीटीज वगैरह साइन कर ली, कई सारी ऐसी संधियां कर ली जिससे पुर्तगालियों को काफी ज्यादा फायदा हो। ये कैबरल साहब की फोटो है, दो पोर्ट्रेट्स हैं, एक इनका ये पोर्ट्रेट है, किसी ने पेंटिंग वगैरह करी है, एक दूसरा पोर्ट्रेट है। ये सबसे ज्यादा मानक तस्वीरें हैं इनकी, तो ये मैंने आपको लगा के दिखाई है। ये भाई का नाम है पेड्रो अल्वारेस कैबरल, तो इन्होंने ये सारा का सारा काम किया था। अब यहां पर जो तीन चीजों का जिक्र आया है, कालीकट जिसके ऊपर कैबरल ने बम्बार्डमेंट किया, और कोचिन और कैनानोर जहां पे लोकल रूलर्स के साथ में अपने फेवर में इन्होंने ट्रीटी साइन करवाई। हम लोग एक बार मैप पर देखते हैं कि ये तीनों जगह कहां पर है। देख लीजिए, ये जो इंडिया का आपका इलाका है, इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट का इलाका है, उसमें ये जो पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ये जो आपको क्षेत्र देखने के लिए मिल रहा है इंडिया में, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को बोला जाता है मलाबार। याद रखिएगा, ये जो आपको हल्के पीले कलर से जो क्षेत्र देखने के लिए मिल रहा है, इसको बोला जाता है मलाबार कोस्ट या मलाबार कोस्ट, ठीक है। अब इस मलाबार कोस्ट में अगर हम नीचे से चलना शुरू करें तो सबसे पहले ये जो जगह आपको देखने को मिलती है वो है कोचिन, ये बीच में जो देखने को मिलता है ये है कैलीकट, और ये ऊपर की तरफ में जो देखने को मिलता है इसे आज की तारीख में कन्नूर बोलते हैं, पहले ऐसे बोला करते थे कैनानूर। याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये हो गया कन्नूर या फिर कैनानोर, ये आ गया कालीकट और ये आ गया कोचिन। ये दिमाग में बैठाते जाइए कि इंपॉर्टेंट जो आपके ट्रेडिंग सेंटर थे आपके पुर्तगालियों के, वो कहां पे बने थे। सबसे ऊपर कैनानोर है जिसको आज कन्नूर बोलते हैं, फिर उसके बाद में कैलीकट और उसके बाद में कोचिन। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, CA कैनानोर, CA कैलीकट और CO को, या फिर कोई भी आप दूसरा एक्रोनिम बना सकते हैं, CCC से कोई भी आप एक्रोनिम वगैरह बना सकते हैं, बट ये अपने को याद रखना है। सबसे ऊपर कैनानोर, फिर कैलीकट और उसके बाद में कोचिन। यहां पे फेवरेबल ट्रीटीज वगैरह इनको मिल गई और इन ट्रीटीज वगैरह की मदद से इन्होंने पुर्तगालियों के लिए बड़ी, आप कह सकते हैं, एडवांटेजियस पोजीशंस वगैरह ले ली। चलें आगे बढ़ते हैं। Vasco da Gama came back to India in 1501. He requested Zamorin to exclude Arab merchants in favor of Portuguese. जामोरिन डिसलाइन। तो 1501 में फिर वास्को डी गामा फिर से हिंदुस्तान लौट कर आते हैं। यह सवाल भी पूछा गया है कि वास्को डी गामा का दूसरा जो टूर था या दूसरी बार हिंदुस्तान वो कब आए थे, तो याद रखना है 1501 में। पहली बार तो उन्होंने रूट ढूंढा था 1498 में। दूसरा जो टूर वास्को डी गामा का हिंदुस्तान का हुआ है वो 1501 का है, याद रखना है, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो वास्को डी गामा का दूसरा भारत का टूर लगा 1501 में। 1501 में वो फिर हिंदुस्तान आए। वापस आने के बाद उनको पता चला कि कैबरल ने क्या किया है, यहाँ पे क्या नाटक हो गया था, क्या लड़ाई झगड़े हुए थे। अल्टीमेटली उसके बाद में उनकी मीटिंग हुई जामोरिन के साथ में। जामोरिन के साथ में जब मीटिंग हुई और उनको सारी बातें पता चली तो उन्होंने अल्टीमेटली ये बोला कि देखिए हमारे और अरब के लड़ाई झगड़े तो चलेंगे ना, वो हमें जीने देंगे ना हम उनको जीने देंगे। आप एक काम करो, इनको जो है ट्रेड से बाहर कर दो, इनको कैलीकट के आपका जो पोर्ट है उस पर ट्रेड मत करने दो, उनके बिहाफ पर हमें ट्रेड करने दो। अरब मर्चेंट्स को आप यहां से निकाल दो और हम लोगों को जो है यहां पे ट्रेड करने दो, ठीक है। जामोरिन के सामने वास्को डी गामा ने ये शर्त रख दी कि आप एक्सक्लूड कर दो अरब मर्चेंट्स को पुर्तगालियों के फेवर में।
जामोरिन ने इस बात को सीधे सीधे मना कर दिया कि भाई तुम्हारे लड़ाई झगड़ों में मैं काय को बीच में कूदूं, ना तुम मेरे सगे हो ना वो मेरे सगे हैं, वो भी व्यापार करते हैं और तुम्हारे से पहले से कई सौ सदियों से व्यापार कर रहे हैं, और तुम भी अब आ गए तो तुम भी व्यापार करो, मैं मना तो कर नहीं रहा हूं, मगर ये लड़ाई झगड़े जो है अपने अपने तक रखो, यहां पर इन लड़ाई झगड़ों को मत लाओ। अब तुम बोल रहे हो कि नहीं उनके मेरे फेवर में आप उनको जो है मना कर दो, तो मैं साइड क्यों लूं किसी का। अल्टीमेटली जामोरिन ने डिसलाइन कर दिया। वास्को डिगामा का जो ये प्रपोजल था कि आपके अरब मर्चेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए पुर्तगालियों के फेवर में, जामोरिन ने इसको डिसलाइन कर दिया। जब अल्टीमेटली अपनी दाल नहीं गली तो जामोरिन ने उसके बाद में वो जो अपने यहाँ कहावत है कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, तो वास्को डिगामा ने बेसिकली उसी तरीके का काम किया। वास्को डिगामा ने फिर किया ये कि अरब के जितने भी जहाज थे, अरब मर्चेंट्स के जितने भी जहाज कैलिकट वगैरह से या कलकत्ता या जो आपका मलाबार का जो पोर्ट है या मलाबार का जो पूरा कोस्ट है, यहां से जब अपना सामान वगैरह लेकर चला करते थे, तो अरेबियन सी में पहुंचने के बाद में वास्को डिगामा या फिर वास्को डिगामा के जो पुर्तगाली जहाज थे ये इनके ऊपर हमला कर दिया करते थे और कईयों को डुबा दिया करते थे। इस तरीके का जो वेंजियंस इन्होंने लिया है, जो बदला इन्होंने अरब मर्चेंट से निकाला है, अपनी जो एक उनकी दुश्मनी चल रही थी उसका भी, प्लस इन्होंने जो इनकी फैक्ट्री पे हमला करवाया था उसका भी, इसके चलते अरब्स को बहुत नुकसान होने लगा, अरब्स का खूब सारा जो है ट्रेड में नुकसान होने लगा। तो अल्टीमेटली अरब्स ने अपनी तरफ से जो किया सो किया, बट उन्होंने भी जो है जामोरिन से इस बात की शिकायत करी कि ये लोग जो है हमें यहां से व्यापार ही नहीं करने दे रहे, हम सामान भरकर लेकर जाते हैं, अब आपने क्योंकि यहाँ पे इनको मना कर रखा है तो यहां पर तो हमको ये नहीं छेड़ता, मगर जैसे हम लोग बीच समुद्र में पहुंचते हैं, अरेबियन सी में जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं वैसे ही हम पे हमला कर देते हैं, हमारे जहाजों को डुबा रहे हैं, तो ये सारी चीजें अच्छी बात नहीं है, इनको रुकवाओ। तो जामोरिन, अब जाहिर सी बात है कि सी में आपके पुर्तगाली कुछ भी करें, जामोरिन का उस पर तो बस चलता नहीं था। कैलिकट में वो उनको रोक सकता था कुछ भी काम करने से जहां पर उसकी रियासत थी, मगर वो अब बीच समुद्र में क्या कर रहे हैं उसमें तो जामोरिन का बस चलेगा नहीं। मगर ये सारी खबरों, इन सारी बातों से हुआ ये कि जामोरिन और वास्को डिगामा के बीच में जो रिश्ते थे, या फिर यूं बोलूं कि जामोरिन और आपके पुर्तगालियों के बीच में जो रिश्ते थे वो परमानेंटली खराब हो गए, परमानेंटली रप्चर हो गए। ये यहां से अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि आए हुए अभी 3 साल नहीं हुए, 1498 में आपने रास्ता ढूंढा और 1501 चल रहा है, 3-4 सालों में ही आपने इस तरीके की दादागिरी दिखाना शुरू कर दी। तो अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, ट्रेडिंग तो कर ही रहे हैं मगर साथ ही अपना वर्चस्व जो है वो बनाने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। अभी तक अरब्स हो या फिर जापानी हो, चीनी हो, अफ्रीकन हो, किसी ने भी अपना वर्चस्व इस तरीके से स्थापित करने की कोशिश नहीं करी थी जिस तरीके से पुर्तगाली जो है लगे हुए हैं किसी तरह से वर्चस्व जो है स्थापित किया जाए। तो खैर, जो अरब्स के साथ में लड़ाई झगड़े चल रहे थे उसके नतीजे में जामोरिन के साथ में इनकी परमानेंट जो है रिश्ते नाते खराब हो गए। और इसके बाद में वास्को डिगामा सेटअप ट्रेडिंग फैक्ट्री एट कैनानूर। ग्रेजुअली कैलिकट, कैनानूर एंड कोचीन बिकेम इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स ऑफ पुर्तगीज। तो अल्टीमेटली फिर वास्को डिगामा ने भी एक फैक्ट्री जो है उसकी स्थापना करी कैनानूर में। कैलिकट में स्थापना किसने करी थी? कैबरल ने। उसके बाद में दूसरी फैक्ट्री वास्को डिगामा ने लगाई है कैनानूर में, एंड वक्त के साथ में फिर कोचीन वगैरह में भी जो है इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी। धीरे 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 यहां पर इनका व्यापार बढ़ने लगा और कैलिकट, कैनानूर और कोचीन जो थे वक्त के साथ में पुर्तगालियों के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स के रूप में निकल कर आए। यहां से ये लोग अपना काफी बड़े लेवल पर जो है व्यापार करने लगे। विद टाइम, अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द फैक्ट्रीज एंड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज, पुर्तगीज गॉट द परमिशन टू फोर्टिफाई दीज सेंटर्स। वक्त के साथ में जैसे 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 कालीकट, कैनानूर और कोचीन में इनका व्यापार बढ़ना शुरू हुआ, जैसे जैसे ये लोग तरक्की करते चले गए और बड़ी मात्रा में ट्रेड होने लगा, अब तो अपनी फैक्ट्री वगैरह को भी इनको थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ा। फाइनली एक पॉइंट ऐसा आ गया जब इनकी फैक्ट्री काफी बड़ी हो गई, तब इन्होंने वहां के लोकल रूलर से ये बोला कि यार हमारी फैक्ट्रीज बहुत बड़ी हो गई हैं, काफी बड़ी मात्रा में हम लोग व्यापार कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती हैं, तो बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपनी इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज को सुरक्षित करने के लिए अपनी फैक्ट्रियों के चारों तरफ में फोर्टिफिकेशन वगैरह करें, किलेबंदी करें, किला वगैरह बना लें, चारों तरफ से उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर लें ताकि कहीं कोई हमला ना हो जाए, जैसे कालीकट में हो गया था, जिसके चलते फिर इतना नाटक हो गया, या फिर कोई चोरी वोरी ना कर ले, किसी तरीके की कोई दूसरी एक्टिविटी ना हो जाए। इन सारी बातों को प्रिवेंट करने के लिए या फिर ये इंश्योर करने के लिए कि हमारी फैक्ट्रियां सुरक्षित रहें, हमको उनके चारों तरफ में किलेबंदी करनी है या फिर हमको उनके चारों तरफ में फोर्टिफिकेशन करना है। तो वक्त के साथ में धीरे धीरे उन्होंने इस बात की डिमांड शुरू करी और फाइनली उनको इस चीज की परमिशन भी मिल गई। यहां से एक इंपॉर्टेंट काम हुआ, कैनानूर, कोचिन, कालीकट और इसके अलावा बाद में भी जहां जहां पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई, सबके चारों तरफ ये किलेबंदी करने लगे, उसके चारों तरफ किला वगैरह ये बनाने लगे। अब किलेबंदी करने के बाद में इनकी फैक्ट्रीज वगैरह जो हैं किस तरीके की दिखने लगी, पहले हम लोग वो देखते हैं।
ये देखिए, अब इन्होंने इस तरीके से अपने सारी जो फैक्ट्रीज हैं उसके चारों तरफ में फोर्टिफिकेशन वगैरह करके अच्छे से उनको मजबूत कर लिया। यहां पर अब आपको कैनन भी देखने को मिल रही है, इस तरीके की जो तोपें हैं ये भी लगा ली। ये सब क्यों किया गया है? ताकि अगर समुद्र की तरफ से कोई हमला करने के लिए आए तो उसका सामना किया जा सके। इसी तरह जमीन की तरफ में जो आपका फोर्टिफिकेशन किया गया वहां पर भी सिक्योरिटी के सारे इंतजाम किए गए, ताकि अगर कोई हमला होता है तो उससे भी रक्षा की जा सके। और इस तरीके से ये जो फैक्ट्रीज हैं जिनका अच्छा खासा फोर्टिफिकेशन या किलेबंदी कर दी गई है, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बनकर निकल कर आए। धीरे धीरे वक्त के साथ में कैनानोर, कैलिकट, कोचिन ये इंपॉर्टेंट सेंटर बने। गोवा वगैरह फिर इनके हाथ में कैसे आया वो हम लोग अभी आगे देखेंगे, बट इस तरीके से इन्होंने अपना इस वर्चस्व जो है धीरे धीरे यहां पे बढ़ाना शुरू कर दिया। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो अगले इंपॉर्टेंट पुर्तगीज इंडिया में आए उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में पढ़ते हैं कि ये इंडिया में क्यों आए और इंडिया में आने के बाद में इन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज वगैरह करी। चलें देखते हैं ना। Francisco de Almeida was appointed governor in India in 1505 for 3 years term. तो नेक्स्ट जो व्यक्ति आए हैं जिनका नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, इनको 1505 में 3 साल के लिए गवर्नर बनाकर भेजा गया था हिंदुस्तान। ठीक है, याद रखना है, सबसे पहले वास्को डी गामा, फिर आपका पेड्रो एल्वारेस कैबरल, फिर वास्को डी गामा आया था, एंड फाइनली एक व्यक्ति को गवर्नर बना के पुर्तगालियों की तरफ से भेजा जा रहा है 3 साल के टर्म के लिए। नाम क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑब्जेक्टिव्स गिवन टू हिम वाज, अब जब इनको भेजा गया गवर्नर बनाकर इंडिया में तो साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए कि भाई जब तुम जाओगे गवर्नर बनकर तो तुम्हें ये काम करना है ताकि पुर्तगालियों का जो है इंडियन ओशियन रीजन में और ज्यादा एडवांटेज हो सके और ज्यादा हमारा फायदा हो सके। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे? सबसे पहला, कंसोलिडेट पोर्तुगीज पोजीशन इन इंडिया, सीज एडन, ओरमुज एंड मलाक्का एंड डिस्ट्रॉय मुस्लिम ट्रेड, एंड थर्ड, बिल्ड्स फोर्ट एट अंजादीवा, कोचिन, कैनानोर एंड किलवा। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो दिया गया था इनको, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा साहब को, जिनकी फोटोग्राफ मैंने यहां लगा रखी है, कि जब तुम हिंदुस्तान गवर्नर बनकर जाओगे तुम्हें ये सारे काम प्रायोरिटी पे करना है। पहला काम क्या है? कंसोलिडेट पोर्तुगीज पोजीशन इन इंडिया, यानी कि आप ऐसे काम करो, ऐसी गतिविधियां करो जिससे हिंदुस्तान में पुर्तगालियों की जो पकड़ है वो और ज्यादा मजबूत हो, हमारा ट्रेडिंग की एक्टिविटीज हो या फिर हमारी जो दूसरी एक्टिविटीज चल रही हैं जिससे हम अपना वर्चस्व यहां पे बढ़ाना चाहते हैं, हर चीज में हमको प्रोग्रेस दिखनी चाहिए, हमको यहां पर फायदा दिखना चाहिए। तो पहला तो आपका पुर्तगीज पोजीशन को कंसोलिडेट करना इंडिया में। दूसरा, सीज एडन, ओरमुज एंड मलाक्का एंड डिस्ट्रॉय मुस्लिम ट्रेड। तो इनको यह बोला गया कि भाई एडन हो गया, ओरमुज हो गया, मलाक्का हो गया, यहां इन तीनों क्षेत्रों पे आपको कब्जा करना है या फिर इन तीनों क्षेत्रों के आसपास में आपको इस तरीके की व्यवस्था करनी है कि ये पुर्तगालियों के कब्जे में आ जाए और इसकी मदद से आपने मुस्लिम ट्रेड जो है इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है। ये लाइन समझने के लिए ये जो लिखा गया है कि सीज एडन, ओरमुज, मलाक्का एंड डिस्ट्रॉय मुस्लिम ट्रेड, ये लाइन समझने के लिए हमें एक मैप देखना पड़ेगा, तब ये बात हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलें पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद थर्ड पॉइंट पर आएंगे। ये देखिए, ये जो आपको मैप दिख रहा है इसमें ऊपर ये सऊदी अरब है, नीचे यमन है, ये ओमान है, इसके नीचे यहां पे ये अफ्रीका शुरू हो जाता है, ये क्षेत्र पूरा आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। इसमें ये जो छोटा सा पॉइंट, ये जो छोटा सा आपका ये नैरो सा इलाका आ रहा है, इसके ऊपर की तरफ का जो पूरा वाटर बॉडी है ये कहलाता है रेड सी, और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, ये क्षेत्र जो है, ये पूरा पानी जो है ये कहलाता है गल्फ ऑफ एडन। ये जो इलाका, ये जो पूरा पानी है, वाटर बॉडी है, इसको बोला जाता है रेड सी, और इन दोनों को कनेक्ट करते हुए जो छोटा सा आपका नैरो स्ट्रिप है वाटर बॉडी का, इसको बोलते हैं बाब ए मंडेब, बाब ए मंडेब। अब यहां पर ये जो यमन में आपको ये छोटा सा एक जो ये बिंदु दिख रहा है जिसको मैंने लाल कलर से पेंट करके बड़ा किया है, इसको बोला जाता है एडन। ठीक है, एडन एक पोर्ट है, यहां से एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, यहां से काफी व्यापार वगैरह होता है। अगर कोई व्यक्ति रेड सी से यहां निकल कर जा रहा है तो एडन रुकता हुआ आगे की तरफ में जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान से आ रहा है तो फिर वो आपका पहले एडन में रुकेगा और उसके बाद फिर वो यहां से होता हुआ रेड सी और उसके बाद आगे यूरोप वगैरह निकल जाएगा। कुल मिलाकर जो आदमी एडन के ऊपर कब्जा रखेगा, या तो एडन के ऊपर कब्जा रखे या फिर ये कि यहां से एडन में कौन अंदर जा रहा है और एडन से कौन बाहर आ रहा है, इस चीज के ऊपर अगर कब्जा रखे तो वो लिटरली इस इलाके का पूरा जो ट्रेड हो रहा है, रेड सी के रास्ते से जो पूरा ट्रेड हो रहा है, चाहे इस तरफ जा रहा हो ट्रेड, चाहे यहां से इस तरफ ट्रेड बाहर निकल कर आ रहा है, उसके ऊपर वो कब्जा कर सकता है। ये बात आपको क्लियर कट समझ में यहां पर मैप देखकर आ जाएगी। जो इनको एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि भाई आप जो है सबसे पहले एडन पे, ओरमुज पे और मलाक्का पे कब्जा करिए और इसकी मदद से मुस्लिम ट्रेड जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करिए। तो वो कैसे होगा वो अपन लोग यहां पे देखना है। एडन मैंने आपको इसीलिए दिखाया कि एडन का ये जो आपका छोटा सा पॉइंट है इसको बोला जाता है एडन। यहां पर एक पोर्ट है, इसके इस तरफ ये छोटा सा वाटर बॉडी है,
इसको बोलते हैं बाब ए मंडप। बाब ए मंडप से जैसे आप अंदर उतरते हो तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये जो पूरा पानी है, इसे बोला जाता है रेड सी। और इससे अगर आप बाहर की तरफ आते हो तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसे बोला जाता है, ये जो वाटर है बॉडी है इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ ईडन। अब या तो वो व्यक्ति जो यूरोप वगैरह से रेड सी का रास्ते से होते हुए यहां तक पहुंचेगा तो वो एडन से होता हुआ आगे बढ़ेगा और इंडियन ओशियन की तरफ निकल जाएगा, या फिर अरेबियन सी की तरफ निकल जाएगा, इंडिया की तरफ आगे बढ़ जाएगा, इस तरफ निकल जाएगा। या फिर कोई व्यक्ति अगर हिंदुस्तान से चला है तो वो अल्टीमेटली यहां से होता हुआ गल्फ ऑफ एडन से एंटर करेगा और फिर वो यहां से रेड सी से होता हुआ आगे तक यूरोप तक जा सकता है। कुल मिलाकर जिस व्यक्ति का यहां पे कंट्रोल है, जो व्यक्ति यहां पे कंट्रोल रखेगा कि कौन यहां से बाहर जा रहा है या कौन यहां से अंदर आ रहा है, जो इस पूरे इलाके पे कंट्रोल रखेगा वो इस इलाके से होने वाले पूरे के पूरे ट्रेड को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुर्तगालियों ने बोला कि या तो एडन पर कब्जा करो, सीज कर लो इसे, या फिर इसके चारों तरफ घेरा डाल दो। अगर एडन पे कब्जा नहीं किया जा सकता, यहां पे चारों तरफ आपके दूसरे मुस्लिम कंट्रीज से घिरे हुए हैं तो ये लोग हमला कर देंगे, तो फिर एक काम करो, इसके यहां पर जो है आप घेरा डाल दो। यहां से कौन बाहर जाएगा उस पर और यहां से कौन अंदर आएगा उसके ऊपर आपका अपना कब्जा होना चाहिए, क्योंकि नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके यूरोपियंस और यूरोपियंस में पुर्तगाली काफी मजबूत थे, तो उनको पता था कि अरबों के पास में ऐसी नेवी है नहीं जो हमारा सामना कर पाए। तो अगर हम लोगों ने यहां पे घेरा डाल दिया एडन में, यहां पे आने वाले जहाज और यहां से अंदर जाने वाले जहाज पे अगर हम लोगों ने कंट्रोल लगा दिया तो हम लोग करेंगे ये कि जितने भी आपकी मुस्लिम कंट्रीज के जहाज हैं या फिर जो अरब मर्चेंट्स के जहाज हैं उनको ना तो यहां से आने देंगे ना यहां से जाने देंगे। तो अगर ये लोग कालीकट में या फिर जो इंडिया में सामान खरीद भी लेते हैं तो ये उसको आगे लेकर जाएंगे नहीं, लेकर जा ही नहीं पाएंगे तो फिर ट्रेड कहां से करेंगे। इस तरीके से मुस्लिम ट्रेड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये हो गया एडन। एडन के बाद में दूसरा जो इन्होंने पॉइंट बोला था सीज एडन, तो एडन मैंने आपको बता दिया कहां पर है और उसके चारों तरफ घेरा डालने से क्या होगा वो भी मैंने आपको समझा दिया। दूसरा इन्होंने बोला था कि सीज ऑर्मूज। अब ऑर्मूज कहां पर है वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो मैप आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये आज का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये कतर है, ये सऊदी अरब है, ये कुवैत है, यहाँ पर ओमान है और ये ऊपर की तरफ में पूरा ईरान है। अब ये जो छोटा सा पॉइंट है, अगर आप यहाँ कहीं से अपना यहाँ से चलते हैं तो ये थोड़ा सा इलाका, ये जो छोटी सी नैरो स्ट्रिप है, इससे आपको यूं होते हुए निकलकर बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, ये जो नैरो स्ट्रिप है, इस नैरो स्ट्रिप के या फिर ये जो रेड कलर से जो पॉइंट है बना, ये जो रेड कलर से पॉइंट हाईलाइट किया गया है, इसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। कई बार इसको हॉर्मूज भी बोलते हैं और कई बार इसको ऑर्मूज भी बोलते हैं। तो ऑर्मूज बोल लीजिए या फिर हॉर्मूज बोल लीजिए, बात वही पड़ रही है। हॉर्मूज हो गया या ऑर्मूज हो गया, बात वही पड़ रही है। इसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, अब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के इस तरफ का जो पूरा पानी है इसको बोला जाता है पर्शियन गल्फ, और इसके इस तरफ का जो पानी है इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ ओमान। कई बार आप सुनते भी होंगे गल्फ कंट्रीज या फिर खाड़ी देश। ये जो खाड़ी है पानी की इसको बोला जाता है पर्शियन खाड़ी, और ये आपका ओमान की खाड़ी कहलाती है, या फिर इंग्लिश में बोले तो पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। कई बार आपने न्यूज में सुना भी होगा खाड़ी देश। तो ये जो जितने भी आपके ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं ये सारे के सारे खाड़ी देश कहलाते हैं। अब किसी भी देश को अगर आप कोई भी जहाज ले लें और यहां से अगर लेट से वो चलना शुरू करता है, इनमें से किसी भी देश का जहाज हो सकता है, वो यहां से चलना शुरू करता है, तो उसको ये छोटा सा जो नैरो स्ट्रिप है उसे क्रॉस करके फिर गल्फ ऑफ ओमान में आना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। चाहे वो इस रास्ते से जाए तो भी उसको यही रास्ता लेना पड़ेगा, चाहे वो यहां से इस तरफ जा रहा हो तो भी उसको यही रास्ता लेना पड़ेगा। अब फिर वही बात आ जाती है कि यहां पर जो सारा व्यापार उस जमाने में होता था वो मुस्लिम्स किया करते थे, या फिर वो अरब जो मर्चेंट्स थे, वो अरब और ईरानी मर्चेंट्स वगैरह ये सारा ट्रेड किया करते थे। अब इन लोगों ने फिर वही बोला कि हम लोग जाके इस पर तो कब्जा कर नहीं सकते क्योंकि ये पूरा आपका मुस्लिम नेशन है, अरब कंट्री से घिरे हुए हैं, ये आके हमें हरा देंगे। तो हम लोग फिर से वही हरकत करेंगे, हम लोग इसके यहां पर घेरा डाल देंगे, क्योंकि कोई भी आदमी अगर यहां से चलेगा और इतना रास्ता घूमकर अल्टीमेटली अगर जाएगा तो यहीं से। इसी तरीके से अगर कोई भी आदमी हिंदुस्तान से चलता है और गल्फ ऑफ ओमान से होता हुआ अगर यहां पहुंचना चाहता है, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, ईरान, यूएई, कतर, ओमान, कहीं पे भी पहुंचना चाहता है, अल्टीमेटली उसे यही रास्ता पकड़ के अंदर जाना पड़ेगा। तो चाहे कोई यहां से बाहर जाने के मूड में हो, चाहे कोई यहां से अंदर जाने के मूड में हो, निकलना उस भाई को यहीं से पड़ेगा, निकलना उसे यहीं से पड़ेगा। पुर्तगालियों ने बोला कि पुर्तगालियों ने यह बोला कि भाई यहां पर हम लोग अपने जहाजों से घेरा डाल देंगे। अब जो यहां से अंदर जाएगा उस पर भी हमारा कंट्रोल है, जो यहां से बाहर जाएगा उस पर भी हमारा कंट्रोल है।
तो फिर अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन अंदर जा रहा है और कौन बाहर आ रहा है। अब जब एक बार इस पे हमारा कंट्रोल हो गया कि कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर आ रहा है, तो अल्टीमेटली इस पूरे इलाके से जो व्यापार हो रहा है वो हमारे गले, वो उसका जो गला है या उसकी जो गर्दन है वो हमारे हाथ में आ जाएगी। और अल्टीमेटली इसकी मदद से अगर हम डिसाइड करेंगे कि कौन जाएगा और कौन आएगा, तो इसकी मदद से हम लोग फिर से मुस्लिम ट्रेड जो है या अरब्स का जो ट्रेड है उसको बर्बाद कर सकते हैं। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा। फिर से वापस लौटते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को जो ऑब्जेक्टिव दिए थे, एडन को सीज करने को क्यों बोला था वो मैंने आपको समझा दिया, ऑर्मूज को सीज करने को क्यों बोला था वो मैंने आपको समझा दिया, और तीसरा आता है मलाका। मलाका कहां पे वो देखते हैं और मलाका को सीज करने से क्या फायदा होगा। तो ये हमने एडन देख लिया, ये दूसरा हमने स्टेट ऑफ हॉर्मूज या फिर स्टेट ऑफ ऑर्मूज देख लिया, और तीसरा आता है स्टेट ऑफ मलाक्का। देखिए ये हिंदुस्तान है, ये पूरा बे ऑफ बंगाल है, इसके इस तरफ अगर हम लोग आए साउथ ईस्ट एशिया में तो ये पड़ता है मलेशिया और ये है सिंगापुर। देख लीजिए ये मलेशिया है और ये सिंगापुर है, इनके बीच में ये छोटा सा नैरो वाटर बॉडी है, छोटी सी नैरो वाटर बॉडी है। यहां से अगर आप जहाज लेकर चलोगे तो इस रास्ते से होते हुए आप अल्टीमेटली इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया में बाकी जगहों पर जाओगे। इसी तरीके से अगर साउथ ईस्ट एशिया से आप चलोगे तो इतना लंबा चक्कर लगा के आने की जगह यहां से अगर आप ये मलेशिया और सिंगापुर के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होते हुए हिंदुस्तान या श्रीलंका आना चाहते हो या बर्मा जाना चाहते हो या बांग्लादेश या किसी भी इलाके में जाना चाहते हो तो ये रास्ता जो है छोटा पड़ता है। अरब मर्चेंट्स क्योंकि यहां पे खूब व्यापार इस तरफ भी किया करते थे, सामान वामान लेके यहां से जहाज लेके निकल जाया करते थे, यहां पे खूब बेचा करते थे। तो अल्टीमेटली इन्होंने पुर्तगालियों ने ये बोला कि अगर हम लोग इसको भी सीज कर लेते हैं, अगर हम यहां पर अपना घेरा डाल देते हैं तो यहां से कौन सा जहाज अंदर जा रहा है और यहां से कौन सा जहाज बाहर निकल कर आ रहा है उसके ऊपर भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। एक बार अगर हमने यहां पर भी वही चीज कर ली कि अगर कंट्रोल कर लिया तो फिर हम ये जो पूरा का पूरा व्यापार है वो पूरी तरीके से हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। अब इससे होगा ये कि उस तरफ ये आपका अरेबियन सी में जो दो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अरमूज हो गया और आपका जो गल्फ ऑफ एडन हो गया, अगर दोनों पे हमारा कब्जा हो गया, एडन एंड ऑर्मूज दोनों पे अगर हम लोगों ने अपने सीज डाल के रखा है, अगर हमने वहां पे घेरा डाल के रखा है, और तीसरा मलाका पे अगर हम लोगों ने घेरा डाल के रखा है, तो लिटरली पूरा इंडियन ओशियन रीजन जो है वो हमारे कब्जे में आ जाएगा। देखिए इस चीज को आप बड़े मैप पर देखिए, आपको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये हिंदुस्तान हो गया, ये आपका गल्फ ऑफ एडन है, ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, इसके बाद में ये जो है आपका स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, और यहां पे इन लोगों का मोजाम्बिक और ये सारे इलाके में जहां से आप एंटर करते हो यहां पे पहले से इनका कब्जा था। तो इनका कहना यह था कि हिंदुस्तान से कोई भी आदमी व्यापार करे, अगर वो यहां निकल के अंदर जाना चाहता है तो उसको जाएगा कि वो नहीं जाएगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे, अगर ये गल्फ ऑफ एडन के पास में हम लोगों ने सीज डाल दिया या फिर एडन के चारों तरफ हमने घेरा डाल दिया। यही बात यहां पर है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होता हुआ कोई आदमी अगर हिंदुस्तान जाना चाहता है या हिंदुस्तान से कोई आदमी इस तरफ जाना चाहता है तो अगर हम लोगों ने इस इलाके में घेरा डाल दिया तो उस पर भी हमारा कब्जा हो गया। ये जो आपका स्टेट ऑफ मलाक्का है, यहां से कौन अंदर जा रहा है, यहां से कौन बाहर जा रहा है, इसके ऊपर भी हमारा कब्जा रहेगा और ये पहले से अपने कंट्रोल में है। दूसरे शब्दों में जो इंडियन ओशियन रीजन के चोक पॉइंट्स हैं, जहां से कोई इंडियन ओशियन रीजन में एंटर कर सकता है या इंडियन ओशियन रीजन से बाहर निकल सकता है, वो सारे के सारे अगर हमारी मुट्ठी में आ गए तो फिर कौन व्यापार करेगा कौन व्यापार नहीं करेगा वो हमारे कंट्रोल में है। इंडिया में तो चलो हम अब कौन यहां पे व्यापार कर रहा है कौन व्यापार नहीं कर रहा हम रोक नहीं सकते उसे, क्योंकि लोकल रूलर्स का वहां पे राज चल रहा है। मगर यहां पे आपका जो समुद्र है इसमें हम नेवल पावर है, हमारा राज चल रहा है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन यहां पे रूल करेगा, कौन यहां से जाएगा कौन यहां से नहीं जाएगा। अगर हमने ये कर दिया तो पूरा का पूरा इंडियन ओशियन रीजन जो है वो हमारे कंट्रोल में है और हम इसके राजा हो जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव जो था पुर्तगालियों का था और पुर्तगालियों ने डिसाइड कर लिया था कि ये हमको करना है। तो पेड्रो तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा साहब जो थे इनको ये ऑब्जेक्टिव दिया गया था कि भैया तुम्हें एडन, तुम्हें ओरमूज और तुम्हें मलाक्का तीनों को जो है कंट्रोल में लेना है एंड आपका जो पूरा का पूरा मुस्लिम ट्रेड है इसको आपको डिस्ट्रॉय करना है। तीसरा काम इनको यह दिया गया था कि इंडिया में जो हमारे खास खास आपके सेटलमेंट्स हैं, कोचिन हो गया, किलवा नाम की एक जगह है, कैनानोर हो गया, अंजादीवा हो गया, यहां पर आपको किले बनाने हैं, बड़े बड़े फोर्ट्स बना के आपको किलेबंदी करनी है और ऐसे मजबूत किले बनाने हैं ताकि अगर कोई सेना लेकर भी अपनी आ जाए तो भी हम लोग कम सिपाहियों की मदद से उसका सामना कर सकें। उस किलेबंदी के चलते हम लोग अगर कम सिपाही भी हैं या फिर कम लोग भी अगर हमारे वहां पर हैं और चारों तरफ से अगर हम घिरे हुए हैं तो भी हम लोग इनका सामना कर सकें। ये ऑब्जेक्टिव जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा साहब को दिया गया। तो अल्टीमेटली फिर इन्होंने
जो भी ऑपरेशंस वगैरह किया अब उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब ये तो ऑब्जेक्टिव्स लेकर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हिंदुस्तान आए थे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जो अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो अरब जो है वो हाथों पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, या फिर अगर आप इस तरीके से इंडियन ओशियन रीजन में चोक पॉइंट्स वगैरह क्रिएट कर रहे हो तो इंडिया में रहने वाले रूलर्स वगैरह को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो जब ये अल्टीमेटली इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को लेकर हिंदुस्तान पहुंचे तब इनको क्या क्या अपोजिशन या क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ा, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जामोरिन का विरोध या फिर जामोरिन का अपोजिशन इनको देखने को मिला। जामोरिन खुद इनके खिलाफ खड़ा हो गया और उसने डिसाइड कर लिया कि भाई तुम गलत लोग हो, तुम जब से आए हो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ अब ज्यादा कोई खुश नहीं हूं, मैं तुम्हें कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करूंगा। तो एक तो जामोरिन जो लोकल रूलर था कैलिकट और उसके आसपास के रीजन का, वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। दूसरा ये कि अभी तक क्योंकि पुर्तगाली जमकर पैसा कमा रहे थे, खूब अनशन जो है प्रॉफिट कमा रहे थे, और जो काम पहले अरब करते थे कि कम दाम में खरीद कर ज्यादा महंगे दाम में यूरोप को बेचा करते थे, वही काम अब पुर्तगालियों ने शुरू कर दिया। इंडिया से कम दाम में खरीद कर ले जाते थे और बाकी यूरोपियंस को बहुत महंगे दाम में बेचा करते थे। इसके चलते जो पुराने आपके सेंटर्स वगैरह थे जहां से यूरोपियंस ट्रेडिंग वगैरह करते थे, खासतौर पे आपका वेनिस वगैरह के जो मर्चेंट्स हो गए, इन लोगों का काफी व्यापार में नुकसान होने लगा। तो वेनिस के जो मर्चेंट्स थे उन्होंने इजिप्शियंस को काफी ज्यादा मदद करी कि पुर्तगालियों को रोको, पुर्तगाली तुम्हारा भी नुकसान कर रहे हैं और जिस तरीके से व्यापार पे इनका कब्जा हो रहा है हमारा भी नुकसान हो रहा है। तो भले ही हमारे रिलीजन अलग हैं, अब देखिए कितनी मजे की बात है, ऐसे रिलीजन का नाम लेकर पुर्तगाली और अरब आपस में लड़ रहे थे, बट यहां पे वेनिस में बैठे हुए लोग जो क्रिश्चियंस हैं और इजिप्शियंस जो मुस्लिम्स हैं, जब इनको दिखा कि इनके इंटरेस्ट साथ में इकट्ठे हो रहे हैं तो रिलीजन को सबने एक तरफ रख दिया और साथ में की साठगांठ कर ली। यहां से फिर वही बात निकल कर आती है, रिलीजन विलीजन कुछ मैटर नहीं करता, जरूरत मैटर करती है। जरूरत जब आपकी आएगी तब आप किसी के साथ में भी जो है समझौता कर सकते हैं। बार बार आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो खैर यहां पर अब वेनिस के जो मर्चेंट्स थे, जिस तरह से पुर्तगालियों का व्यापार बढ़ रहा था, वेनिस के मर्चेंट्स को समझ में आ रहा था कि भाई हमारा घाटा हो रहा है, ये तो हमें बैंकरप्ट कर देंगे। और इजिप्शियंस को भी समझ में आ रहा था कि पुर्तगाली अगर इस तरीके से चोक पॉइंट क्रिएट कर लेंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अगर इस पर कंट्रोल रखेंगे तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो उनके कंट्रोल में आ जाएगा और लिटरली फिर सबको उनकी शर्तें मानना पड़ेंगी। तो इनको जब दिखा कि यार ये हमारा जो दुश्मन है कॉमन है, तो वेनिस के जो मर्चेंट्स थे उन्होंने बकायदा इजिप्शियंस को इंकरेज किया कि यार तुम जो है ताकतवर नेवी तैयार करो, हम तुम्हारी मदद करते हैं, और पुर्तगाली जो है इनको रेड सी वगैरह में रोको, ये जो रेड सी में आने नहीं दे रहे, किसी को जाने नहीं दे रहे, जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, इससे हमारा नुकसान हो रहा है, इसको रोको, बाकी तुम्हें जो करना है उनके साथ में करो। तो वेनिस के जो मर्चेंट्स वगैरह थे इन्होंने खूब मदद करी इजिप्शियंस की, एंड अल्टीमेटली जो इजिप्ट के ममलूक सुल्तान थे इन्होंने एक अच्छी खासी नेवी बना के तैयार कर ली पुर्तगालियों से लड़ाई करने के लिए, क्योंकि पुर्तगालियों की जो पूरी ताकत थी या जो जान थी वो थी उनकी नेवी में। तो नेवी मजबूत थी और उसका सामना करने के लिए किसी के पास नेवी थी नहीं, वेनिस वालों ने मदद कर दी, तो अल्टीमेटली इजिप्शियंस ने एक तगड़ी नेवी बना के तैयार करी पुर्तगालियों से लड़ाई करने के लिए। तो ये सारी अपोजिशन जो है आपका, जब ये साहब एंटर हुए थे, अल्टीमेटली आपके ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा साहब जब अल्टीमेटली यहां पे एंटर किए थे तो उनको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। तो याद रखिएगा 1505 में गवर्नर बनकर आते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स, पुर्तगालियों की पोजीशन मजबूत करो, एडन, ओरमुज और मलाका कहां कहां पर है मैप पर मैंने आपको दिखा दिया, इनको सीज करो, इनके चारों तरफ घेरा डालो, पूरा का पूरा मुस्लिम ट्रेड बर्बाद करो, और इसके अलावा अंजदीवा, कोचीन, कन्नानौर, किलवा, और इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट आपके सेटलमेंट्स हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा साहब आप यहां पर किलेबंदी करिए, ताकि अगर एक बड़ी सेना भी हमको घेर लेती है इन किलों को तो हम लोग सामना कर सकें। प्रॉब्लम्स उनके सामने ये सारी आके खड़ी हो गई, जामोरिन की मदद कर नहीं रहा है। इजिप्ट में आपके जो ममलूक सुल्तान है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं इजिप्ट जो है, यहां पर ये आपका इजिप्ट है। तो इजिप्ट के जो ममलूक सुल्तान थे, जब उनको दिख रहा था कि रेड सी में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यहां पे घेरा डाल के पुर्तगालियों ने इस चीज को कंट्रोल कर लिया है, तो अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि अब लड़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। वेनिस वालों ने इनकी मदद करी और इसके चलते इन्होंने यहां पर एक अच्छी खासी अपनी नेवी तैयार करी। ये भी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के लिए एक प्रॉब्लम की स्थिति थी, और अल्टीमेटली फिर उसके बाद में लड़ाई झगड़े शुरू हुए। 1507, 1505 में ये आए थे, उसके 2 साल बाद 1507 में पुर्तगालियों की एक लड़ाई होती है इजिप्शियंस और गुजरात की जो कंबाइंड नेवी थी उनके साथ में। आपका जो दमन एंड दीव है, दीव करके जो द्वीप पड़ता है, दमन एंड दीव का जो दीव है, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पर पुर्तगालियों की एक नेवल बैटल होती है 1507 में। किसके साथ में? गुजरात और इजिप्शियंस की कंबाइंड नेवीज जो थी उसके साथ में। मैं आपको पहले दिखा देता हूं जगह कहां पे पड़ती है। ये देखिए, ये अपना गुजरात हो गया। गुजरात में ये जो छोटा सा एक पॉइंट है जिसको मैंने लाल कलर से हाईलाइट किया, इसको बोलते हैं दीव। दीव से थोड़ा सा डिस्टेंस पर यहां कहीं पर पुर्तगालियों की जो नेवी थी उसकी इजिप्शियंस और गुजरात की जो नेवी थी, गुजरात में उस वक्त जो भी रूलर वगैरह हुआ करता था उसकी जो नेवी थी, दोनों की कंबाइंड नेवी के साथ में 1507 में पुर्तगालियों की हो गई लड़ाई।
नेवल बैटल जब होती है तो इसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ये जो दोनों कंबाइंड नेवीज थी इन्होंने पुर्तगालियों को डिफीट कर दिया। पुर्तगीज जो थे नेवल बैटल हार गए और अल्मीडा का एक पर्सनल नुकसान हुआ। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का एक पर्सनल नुकसान इसमें हुआ, वो ये था कि अल्मीडा का खुद का जो बेटा था इसमें मारा गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1507 आपका पुर्तगाली जो थे उनकी दमन एंड दीव का जो हमारा दीव है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पर एक नेवल बैटल होती है, एक आपकी नौसेना की लड़ाई होती है। किसके साथ में? इजिप्शियन और गुजरात की कंबाइंड नेवीज के साथ में, और इसमें पुर्तगाली हार जाते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का जो खुद का अपना सगा लड़का था, एकमात्र इकलौता बेटा था, वो इसमें मारा जाता है। ऑब्वियस सी बात है उसका दिमाग खराब हो गया होगा। 1508 में अल्मीडा ने इसका बदला लिया और इसने फिर एक नेवल बैटल करी गुजरात और इजिप्ट की नेवी के साथ में, और इस बैटल में 1508 में इसने पूरी तरीके से इन दोनों नेवीज को क्रश करके रख दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। एक जहाज नहीं चलती हालत में छोड़ा। इस लेवल का जो है उसने वेंजियंस अपना लिया, इस लेवल पर उसने अपना बदला पूरा किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में आया, 1507 में ये लड़ाई होती है, इसमें हार गए, खुद का लड़का मारा गया। 1508 में उसने बदला लिया और दोनों नेवीज, आपकी इजिप्शियन नेवी और गुजरात नेवी को क्रश करके रख दिया। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। Almeida's vision was to make Portuguese the master of Indian Ocean. His policy was known as Blue Water Policy, कार्टाजे सिस्टम। तो अल्मीडा ने उसके बाद फिर जब तक वो रहा उसने और भी काम किया जिससे पुर्तगालियों का और जो है वर्चस्व बढ़ा और जो है उनके हाथ थोड़े मजबूत हुए। ये जो बैटल उसने लड़ी थी इसमें इन सबको हराने के बाद में एक जो पावर उनके खिलाफ खड़ी हो रही थी या फिर एक जो थ्रेट खड़ा हो रहा था इंडियन ओशियन रीजन में, खासतौर पे आपका जो अरेबियन सी का इलाका है उसमें, उसको भी इन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। एंड इसके बाद भी फर्दर और काम किए इन्होंने ताकि पुर्तगालियों की पोजीशन इंडिया में मजबूत की जा सके। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था या इनका जो विजन था कि पुर्तगाली जो है उनको इंडियन ओशियन रीजन का मास्टर बनाया जाए, अपनी तरफ से इसमें उन्होंने बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। ये सारी चीजें करने के लिए इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई इसको बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसका एक और नाम से जाना जाता है कार्टाजे सिस्टम। याद रखिएगा कौन से पोर्तुगीज ब्लू वाटर पॉलिसी को लेकर आए थे? जवाब हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। या फिर कार्टाजे सिस्टम जो है जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन आदमी लेकर आया था? उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसकी मदद से क्या हुआ था या इसकी मदद से क्या अचीव करना चाहते थे? वो पुर्तगालियों को इंडियन ओशियन रीजन का मास्टर बनाना चाहते थे, एकमात्र पावर या सुपर पावर के तौर पर क्रिएट करना चाहते थे, और इसमें काफी हद तक इनको सफलता भी मिली। काफी बड़े लेवल पर इन्होंने इसके लिए काम भी किया था। चलें आगे बढ़ते हैं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे, इनके बाद जो अगले व्यक्ति आते हैं उनका नाम है अल्फांसो डी अल्बरकर्की। अल्फांसो डी अल्बरकर्की ने अब यहां पर क्या क्या किया था और किस तरह से पुर्तगालियों की जो इंटरेस्ट थे उनको और ज्यादा फर्दर किया था और ज्यादा आगे बढ़ाया था, उसके बारे में बातचीत करेंगे। चले देखते हैं सर। Alfonso de Albuquerque succeeded Almeida as Portuguese governor in India। यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद में जो अगला गवर्नर आया उसका नाम क्या है? अल्फांसो डी अल्बुकर्की। ठीक है, अब ही वॉज रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन ईस्ट। इन्होंने यहां पर आकर गवर्नर के तौर पर जो एक्टिविटीज वगैरह करी उसके चलते इनको यह माना जाता है कि पुर्तगालियों की जो पावर अल्टीमेटली ईस्ट में उन्होंने गेन करी थी, या फिर पुर्तगाली जो अपनी पावर के क्लाइमैक्स पर पहुंचे थे ईस्ट में, या फिर स्पेसिफिकली अगर हम लोग इंडिया की बात करें, उसका श्रेय जो है इनको दिया जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्की को, जिनकी फोटोग्राफ यहां पे लगाई है, या फिर यूं बोलूं कि फोटोग्राफ भी नहीं, इनका जो पोर्ट्रेट है वो मैंने यहां लगाया है। ये व्यक्ति गवर्नर बनकर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद में आया एंड इसको माना जाता है कि ये पुर्तगालियों की रियल पावर जो है ईस्ट में जो बनी या फिर जो अपने वो चरम तक पहुंचे उसके पीछे ये व्यक्ति या फिर इन्होंने जो एक्टिविटीज करी थी वो जिम्मेदार है। He secured Portugal the strategic control of Indian Ocean by establishing bases overlooking all the entrances of the sea। तो जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करी थी कि भाई इंडियन ओशियन में एंटर करने के या फिर इंडियन ओशियन से बाहर जाने के जो चोक पॉइंट्स थे जिनके ऊपर सीज करने का जो ऑब्जेक्टिव है अल्मीडा को दिया गया था, इन्होंने वहां पर अपने बेसेस वगैरह की स्थापना करवाई एंड इंश्योर करवाया कि कौन एंटर करेगा कौन एंटर नहीं करेगा, उसके ऊपर ये लोग एक पूरा कंट्रोल कर सकते थे। तो ये एक पहला ऑब्जेक्टिव इन्होंने पूरा किया। क्या किया? इंडियन ओशियन में अंदर एंटर करने के बाहर जाने के जो स्पेसिफिक आपके चोक पॉइंट्स वगैरह थे वहां पर अपने स्ट्रेटेजिक कंट्रोल वगैरह को स्थापित किया, बेसेस वगैरह बनाए, और इसकी मदद से कौन आ रहा है कौन जा रहा है इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन के बाहर, इन सारी चीजों को कंट्रोल किया। ऑब्वियस सी बात है अगर ये चीज कंट्रोल करोगे तो फिर इसकी मदद से जो बेसेस वगैरह इनकी मदद से जो पूरा व्यापार हो रहा है वो भी कंट्रोल होगा।
bases were established at East Africa of the Red Sea at Ormuz, Malabar and Malacca। तो सबसे पहले तो ईस्ट अफ्रीका में अपने बेसेस वगैरह को बनाया, ईस्ट को जो है पूरा अफ्रीका का, उसमें इन्होंने अपने बेसेस वगैरह एस्टैब्लिश किए। दूसरा, रेड सी के अपोजिट डायरेक्शन में जो है अपने बेसेस वगैरह इन्होंने बनाए ताकि यहां पे कंट्रोल रखा जा सके। फिर ऑर्मूज जो है उसके पास में अपने बेसेस का निर्माण किया, मलाबार में अपने बेसेस बनाए और मलाका में, जितनी जगहों की अपन ने बात करी थी थोड़ी देर पहले मैप पर, सारी की सारी जगहें जो है इन्होंने कंट्रोल में अपने कर ली। यहां पे सारी जगहों पर इन्होंने अपने बेसेस बना लिए। अब कौन आपका अंदर आ रहा है, कौन आपका बाहर जा रहा है, वो पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में चला गया, वो पूरी तरीके से पुर्तगालियों के कंट्रोल में आ गया। एक बार जब आपका इस पे कंट्रोल आ जाएगा तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा समुंदर और समुंदर के थ्रू होने वाला व्यापार अब आपके कदमों में पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें इन्होंने करी हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है कि अल्बुकर्की ने अपने बेसेस की स्थापना कहां पे करवाई थी। ईस्ट अफ्रीका में बेस बनाया था, रेड सी के पास में बेस बनाया था, ऑर्मूज पे बेस बनाया था, मलाबार में बेस बनाया था और आपका मलाका में बेस बनाया था। ये सारे के सारे बेसेस फिर वक्त के साथ में पुर्तगालियों के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बनकर तैयार हुए और यहां से पुर्तगालियों ने, जब तक पुर्तगालियों का वर्चस्व रहा, जमकर दादागिरी करी थी। जिसका मन किया उसका जहाज डुबा दिया, जिसको मन किया उसको आपने एंटर करने की परमिशन दी, जिसको मन किया उसको एंटर करने की परमिशन नहीं दी। एंटर करने या बाहर जाने की जितना मन किया आपने उतना उनके ऊपर टैक्स लगाया, खूब उससे पैसा कमाया। तो यहां पर पुर्तगालियों की जो जमकर इंडियन ओशियन में दादागिरी आपको देखने को मिलती है, उसके पीछे जिम्मेदार ये बेसेस थे जहां पे इन्होंने अपनी नेवल पावर को रखा हुआ था। और ये बेसेस बनाने के पीछे ये आदमी जिसका नाम आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्की है, ये जिम्मेदार है। चलें आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एक बार मैप पे, मैंने आपको मैप लगाया ताकि ये ज्यादा अच्छे से आपके लिए समझ में आए। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इससे और क्लियर समझ में आएगा। ऑर्मूज के पास में बेस बना दिया। यहां पे आपका जो रेड सी है इसको देखते हुए यहां पर एक सोकोल्टा नाम की जगह है, यहां पर एक बेस बना दिया। ईस्ट कोस्ट पे ये मालिंदी, किल्वा, मोजाम्बिक, सोफाला, यहां सब जगह पे आपने बेसेस बना दिए। दीयू में, गोवा में, कैलिकट में, कोलंबो में, यहां पे अलग अलग आपने फोर्ट्रेसेस बना दिए। मलाका में जो है आपने अपना फोर्ट्रेस बना दिया। इन सबकी मदद से हुआ ये, और भी बाकी जगहों पे साउथ ईस्ट एशिया में फोर्ट्रेस वगैरह बनाए थे, बट इसकी मदद से हुआ ये कि पूरा का पूरा इंडियन ओशियन रीजन का जो ट्रेड था, जो आपका समुद्री रास्ते से होता था, वो पूरी तरीके से पुर्तगालियों के कब्जे में चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हम लोग कह सकते हैं अल्बुकर्की के चलते ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज इन लोगों को यहां पे मिल गया। चलें आगे बढ़ते हैं। These bases were used by Albuquerque to tighten their stranglehold by introducing permit system for other ships। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपके कंट्रोल में यह है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आप उस पर नजर रख सकते हो। जाएगा कि नहीं जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, वो आपकी मर्जी पर है। तो आप परमिट सिस्टम लागू कर सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो एक तो भैया किसको आने की इजाजत है और किसको जाने की, और अगर तुम्हें आना है या जाना है तो तुम्हें हमें पैसा देना पड़ेगा, हमारा परमिट लेना पड़ेगा, तब तुम्हें इजाजत मिलेगी। तो ये सारी चीजें कर इन्होंने अपना एक पकड़, अपनी एक स्ट्रैंगल होल्ड जो है बना लिया। जैसे किसी की गर्दन अगर आपके हाथ में आ जाए तो हम ये कहेंगे कि आपका स्ट्रैंगल होल्ड हो गया उसके ऊपर। उसी तरीके से इन सारे बेसिस का इस्तेमाल कर अल्बुकर्की ने अपना स्ट्रैंगल होल्ड जो था पुर्तगालियों का, उसे कंट्रोल वो बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया इंडियन ओशियन रीजन के ऊपर, एंड परमिट सिस्टम लागू कर दिया दूसरे शिप्स के लिए। यह सवाल यहां से पूछा जा सकता है कि वो कौन सा आपका पुर्तगाली गवर्नर था जिसने इंडियन ओशियन रीजन में परमिट सिस्टम लागू कर दिया था शिप्स के लिए। तो हमको याद रखना है अल्फांसो डी अल्बुकर्की वो भाई हैं जिन्होंने परमिट सिस्टम लागू कर दिया था जहाजों के आने जाने के ऊपर। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और करी कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जितने भी आपके मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स थे, यानी कि वो सारे इलाके जहां पर जहाज बनाए जाते थे, उन सबके ऊपर अपना वर्चस्व कर लिया। अब जहाज जहां पे बनाए जाते हैं, अगर उस जगह पर आपका वर्चस्व हो गया तो इससे दो बातें होंगी। एक तो आप इतना बड़ा जहाज नहीं बनाने दोगे जो एक नेवल जहाज के तौर पर आप या फिर एक नेवल फोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके आपके खिलाफ। दूसरा, जो आपके व्यापारी जहाज हैं उसमें कितना सामान आएगा कितना सामान जाएगा, उसके हिसाब से वो भी जो है आप डिसाइड कर सकते हो। अब जब कितने बड़े शिप्स बनेंगे वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो आप इंश्योर कर सकते हो कि कोई ऐसी नेवल पावर बन के ना खड़ी हो जाए जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दे। तो जितने भी आपके मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स थे जहां पे जहाज बनाए जाते थे, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। एंड साथ ही साथ एक और चीज जो इनके फेवर में गई वो ये थी कि जो पूरा का पूरा गल्फ का इलाका है, गल्फ का इलाका हो गया या फिर रेड सी का जो पूरा क्षेत्र है, यहां पर जंगल तो होते नहीं है या बहुत बड़ी मात्रा में जंगल नहीं होते। तो क्योंकि यहां पे ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते, वनस्पति नहीं है, ज्यादा जंगल नहीं होते, तो बड़ी मात्रा में टिंबर नहीं होता। उस जमाने में जितने जहाज बनते थे उसमें टिंबर या लकड़ी का प्रयोग होता था। क्योंकि यहां पे लकड़ी होती नहीं है तो ये लोग जो है अपने ऐसे जहाज बना नहीं सकते जो पुर्तगालियों की नेवी का सामना करने के लिए खड़े हो जाएं। बाकी जितने आपके इंडियन ओशियन रीजन के मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स हैं जहां पे ऐसे जहाज बनाए जा सकते हैं जो पुर्तगालियों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, वहां पे पुर्तगालियों ने
कब्जा कर रखा है। इसकी मदद से हुआ यह कि कोई ऐसी नेवल पावर खड़ी ना हो पाए जो पुर्तगालियों को आने वाले वक्त में चुनौती दे सके, इसका इन्होंने इंतजाम करवा दिया। अब ये इंतजाम हो गया, आपके पास में एक जबरदस्त नेवी है, पूरे इंडियन ओशियन रीजन में कौन आएगा कौन नहीं जाएगा वो चोक पॉइंट्स आपके कंट्रोल में है, परमिट सिस्टम आपने लगा दिया है, अब जो मन में आएगा आप वो करोगे, और वो दादागिरी पुर्तगालियों ने फिर आने वाले वक्त में काफी सालों तक यहां पर करी है। चले आगे बढ़ते हैं। Albuquerque acquired Goa from Sultan of Bijapur in 1510. It became first bit of Indian territory to be under Europeans since the time of Alexander the Great. An interesting feature of his rule was abolition of sati. तो 1510 में अल्बरकर्की ने एक और इंपॉर्टेंट काम किया। बीजापुर का जो सुल्तान था उससे उन्होंने गोवा जो है वो एक्वायर कर लिया, या फिर बीजापुर के सुल्तान को तैयार कर लिया, मना लिया इस बात के लिए कि वो गोवा का जो इलाका है पुर्तगालियों को हस्तांतरित कर दे, पुर्तगालियों को दे दे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। 2-2,500 साल पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब हिंदुस्तान पे हमला किया था और पंजाब में जब उनकी लड़ाई हुई थी वहां पे राजा पुरस के साथ में, उसके बाद में पहली बार 2-2,500 साल बाद ये हुआ है कि किसी यूरोपियन के हाथ में पहली बार कोई जगह या फिर कोई हिंदुस्तानी टेरिटरी उसके कब्जे में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बन सकता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद में पहली बार इंडियन टेरिटरी का कोई टुकड़ा अगर किसी यूरोपियन के कंट्रोल में आया तो वो कौन थे? वो पुर्तगाली थे। और वो कौन सा पुर्तगाली था? उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बरकर्की। कब की बात है? 1510। गोवा उसने अपने कब्जे में ले लिया, या फिर गोवा उसने सुल्तान ऑफ बीजापुर से हासिल कर लिया, हस्तांतरित करवा लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बन सकता है। 1510 में अलेक्जेंडर का हमला होने के बाद में, जिसमें अलेक्जेंडर का हमला जब हुआ था और उसने जो भी इलाका कब्जे में किया था, उसके लगभग 2-2,500 साल बाद पहली बार किसी यूरोपियन के हाथ में हिंदुस्तानी जमीन कब्जे में आई थी। हिंदुस्तानी जमीन के ऊपर उसका कब्जा हुआ था। कहां पे? गोवा में 1510 में। किसने किया था? अल्बरकर्की ने। और किससे लिया था? बीजापुर के सुल्तान से ये इलाका या जमीन उसने ली थी। अब ये पूरा इलाका जो इनके कंट्रोल में आ गया, जिसपे फिर इन्होंने रूल किया, शासन चलाया। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग फीचर है कि इन्होंने सती के ऊपर रोक लगा दी थी। इन्होंने सती को एबॉलिश कर दिया था। इन्होंने ये बोला था कि गोवा का मेरा इलाका जिसमें मेरा या पुर्तगालियों का रूल चल रहा है, इसमें कोई अपनी औरत को या फिर अपनी महिला को, अपनी स्त्री को सती नहीं करेगा। किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई है तो उसकी पत्नी को उसके साथ में जिंदा नहीं जलाया जाएगा, सती नहीं किया जाएगा। यहां से भी सवाल बन सकता है कि कौन सा वो पुर्तगाली गवर्नर था जिसने सती के ऊपर बैन लगाया था। इसका भी जवाब याद रखना है। आपका अल्फांसो डी अल्बरकर्की जो है, ये भाई साहब ने इस काम को किया था। चलें एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं मैप पर। ये देखिए, ये जो है बीजापुर सल्तनत है। ये जो यहां पे आपको मैप देखने को मिल रहा है, लाल कलर से थोड़ा पेंट कर देता हूं। ये बीजापुर की जो है सल्तनत है, और इस बीजापुर की सल्तनत में गोवा यहां पे पड़ता था। बीजापुर वालों से इन्होंने, अब जो भी इनके रीजंस वगैरह रहे उसमें हम लोग नहीं जाते, मगर बीजापुर की सल्तनत से या बीजापुर के सुल्तान से उन्होंने गोवा जो है अपने कब्जे में ले लिया, उनसे हस्तांतरित करवा लिया। बीजापुर का सुल्तान मान गया कि ठीक है मैं गोवा तुम्हें दे देता हूं। तो इस तरीके से पहली बार सिकंदर के बाद में, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद हमले के बाद में पहली बार किसी यूरोपियन के हाथ में हिंदुस्तान की कोई टेरिटरी आई थी। याद रखिएगा बीजापुर। एक सवाल यहां से बन सकता है कि पुर्तगालियों के कंट्रोल में आने के पहले गोवा किसका पार्ट हुआ करता था? हमें याद रखना है बीजापुर की जो आपकी सल्तनत हुआ करती थी उसका पार्ट ये हुआ करता था। चले आगे बढ़ते हैं और आपको अच्छे से मैं दिखाता हूं आज की तारीख में गोवा कहां पे पड़ता है। यहां पे पड़ता है। तो ये गोवा जो था पुर्तगालियों के कंट्रोल में बीजापुर के सुल्तान से आया था। चले आगे बढ़ते हैं। He encouraged his men who stayed back in India to take local wives. Portuguese established themselves as village landlords in Goa and province of North. They introduced new crops like cashew, nuts and tobacco. तो एक तो यहां पे आने के बाद अल्बरकर्की ने जो इलाका जीता उस पर शासन वगैरह किया। यहां पर जो सती वगैरह की प्रथा थी, सती की प्रथा को बैन करवाया या अबॉलिश करवाया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन से यूरोपियंस थे जिन्होंने सबसे पहले सती बैन किया था, तो हमें याद रखना है वो अंग्रेज नहीं थे। सबसे पहले सती को हिंदुस्तान में अगर किसी ने बैन किया है तो वो पोर्टुगीज है, ये अपने को ध्यान रखना है। या फिर सबसे पहले जिन यूरोपियंस ने सती को बैन किया है वो आपके पुर्तगीज हैं। इसके अलावा यहां पर जो अपने साथ में ये अपने लोगों को लेकर आए थे, उनको उन्होंने ये भी बोला कि यार तुम इंडिया में सेटल डाउन हो। जो भी लोग इनके साथ में पीछे रह गए, इनको इन्होंने ये भी बोला कि तुम इंडिया में सेटल डाउन हो जाओ, यहीं की जो लोकल आपकी महिलाएं हैं इनके साथ में शादियां करो, एंड यहीं पर आपको जो है अपने आप को स्थापित करना है। अब पुर्तगाल वापस जाने के सपने छोड़ो, इसी जगह को अपना घर मानो। तो जो लोग फिर अल्टीमेटली यहाँ पे स्टैब्लिश हुए, तो गोवा का जो इलाका है या फिर गोवा के जो गांव है, वहां पर उन्होंने जमीनें खरीदी और अपने आप
आपको लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार हुआ करते हैं, उसके रूप में स्थापित किया। गोवा के नॉर्थ की के जो इलाके थे वहां पर भी उन्होंने जमीनें खरीदी गांव वगैरह में जाकर, और अपने आप को जमींदार के तौर पर वहां स्थापित किया। जब पुर्तगाली यहां पर आए तो वो अपने साथ में कुछ और चीजें भी लेकर आए, जैसे काजू हो गया। काजू हिंदुस्तान में नहीं होता था, एक नया क्रॉप था, वो अपने साथ में इंडिया में लेकर आए थे। कैशू के अलावा जो नट्स हो गए और टोबैको हो गया, खासतौर पर तंबाकू, पुर्तगालियों ने हिंदुस्तान को दिया है, और उसकी लत जो है अल्टीमेटली जो आज इतने लोगों को लगी हुई है, उसके लिए हम लोग पुर्तगालियों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्होंने जमींदारों के तौर पे अपने आप को स्थापित किया, नई नई फसलें लेकर आए, जिसमें आपका काजू या कैश्यू शामिल है, नट शामिल है, टोबैको शामिल है, एंड साथ ही साथ कोकोनट जो है, जो हमारे यहाँ पहले से होता था, नारियल की और ज्यादा अच्छी किस्में जो है ये लोग अपने साथ में लेकर आए थे। एंड ये सारी चीजें करने के, ये तो खैर अब ग्रामीण इलाकों की बात हो गई। ग्रामीण इलाकों में इन्होंने अपने आप को लैंडलॉर्ड्स के तौर पर स्थापित किया था। अगर हम लोग गोवा और कोचिन शहर की बात करें तो यहां पर ये आर्टिसंस के तौर पर एंड साथ ही साथ मास्टर क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स के तौर पर सेटल डाउन हुए। आर्टिसंस का मतलब क्या होता है? जो अलग अलग तरीके की कलाकृतियां बनाते हैं। लोहे का काम करने वाले हो गए, सोने का काम करने वाले हो गए, चांदी का काम करने वाले हो गए। इसी तरीके से अगर आपका पेंटिंग करने वाले पेंटर्स हो गए, दूसरे जो भी आपके आपके जो आर्टिसंस वगैरह होते हैं, तो अलग अलग तरीके के आर्टिसंस के रूप में भी इन्होंने अपने आप को स्थापित किया। मास्टर क्राफ्ट्समैन, तो अलग अलग तरीके के जो क्राफ्ट होते हैं, लोहे का काम, सोने का काम, तलवारें बनाने वाले, बंदूक बनाने वाले, इस तरीके के जो मास्टर क्राफ्ट्समैन होते हैं। एंड और दूसरे जो व्यापार होते हैं, जो अलग अलग आपकी चीजों का व्यापार होता है, तंबाकू का व्यापार हो गया, कोकोनट्स का व्यापार हो गया, जहाज के व्यापार हो गए, इस तरीके के जो भी दूसरे व्यापार थे, उसके रूप, उन व्यापारियों के रूप में भी इन्होंने अपने आप को स्थापित किया। तो ये भी हमको याद रखना है। गोवा हो गया या दूसरी जगहों पर गांव में ये लोग जमीनें खरीदकर अपने आप को जमींदारों के तौर पर स्थापित करते थे, और शहर हो गया, गोवा हो गया या फिर कोचिन हो गया, ऐसे बड़े शहरों में ये अपने आप को ये अलग अलग पेशेवरों के रूप में या ऐसे प्रोफेशनल्स के रूप में स्टैब्लिश किया करते थे। एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जितने भी पुर्तगाली हिंदुस्तान में बसे, इनमें से फिर कोई वापस नहीं गया, सबके सब यहीं के होके रह गए। सबने इंडिया को ही अपने नए घर के तौर पर देखा, पुर्तगाल वापस जाने के सपने नहीं सजाए, एंड अल्टीमेटली फिर यहीं पर सेटल डाउन होके यहीं के होके रह गए। अंग्रेजों में और इन लोगों में एक ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट हमको देखने को मिलता है कि पुर्तगाली काफी बड़ी मात्रा में इंडिया में सेटल हुए थे, अंग्रेजों ने इस तरीके की टेंडेंसीज बहुत ज्यादा नहीं दिखाई हैं। ये एक पॉइंट है जो हमको याद रखना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यूरोपियंस के कंपैरिजन में कुछ लिखने को आ जाए तो वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो गवर्नर आए, इनका नाम था नीनो डी क्यूना। नीनो डी क्यूना assumed office in 1529. 1530 shifted headquarter of Portuguese government in India from Cochin to Goa. 1534 Bahadur Shah Zafar of Gujarat sought their help during his conflict with Mughal Emperor Humayun. In return, gave them island of Bassein, also promised a basin due. तो एल्बकर्की साहब ने जो सारा काम किया, उसके बाद में जो अगला गवर्नर आया उसका नाम था नीनो डी क्यूना। नीनो डी क्यूना ने 1529 में अपना ऑफिस संभाला, एंड जिस साल इन्होंने अपना ऑफिस संभाला उसके अगले ही साल इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। वो ये था कि पुर्तगाली गवर्नमेंट जो थी, पोर्तुगीज गवर्नमेंट का जो हेडक्वार्टर था इंडिया में, वो इनके आने के पहले तक, इनफैक्ट इनके आने के बाद भी 1 साल तक कोचिन में हुआ करता था, उसको इन्होंने कोचिन से कहां पर शिफ्ट करवा दिया? गोवा। यह सवाल बन सकता है कि वो कौन सा पोर्टुगीज गवर्नर था जिसने आपका जो पुर्तगाली हेडक्वार्टर है, पोर्टुगीज गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर है, वो गोवा शिफ्ट किया। तो हमको नाम याद रखना है, नीनो डी क्यूना। यह सवाल भी बन सकता है कि गोवा के पहले पोर्टुगीज गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर इंडिया में कौन सा हुआ करता था? जवाब हो जाएगा कोचिन। तो 1-2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और तीसरा, गोवा जो है उसको कब आपका पुर्तगालियों ने अपना हेडक्वार्टर के तौर पर स्थापित किया, या फिर कब अपनी जो है उसको अपना कैपिटल बनाया इंडिया में? उसका जवाब हो जाएगा 1530। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो जब ये आ गए 1529 में, और 1530 में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर यहां पे स्थापित कर लिया, कोचिन से गोवा में जब अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया, उसके बाद फिर यहां से अपना काम चलाया, कारोबार चलाया। 1534 में 4 साल बाद गुजरात का जो रूलर हुआ करता था उस वक्त, उसका नाम था बहादुर शाह। इसके लड़ाई झगड़े चल रहे थे उस वक्त में मुगल एम्परर हुमायूं के साथ में। तो हुमायूं के साथ में जब इसके लड़ाई झगड़े चल रहे थे और उसके चलते हुमायूं ने जब गुजरात पे चढ़ाई कर दी, तो ऐसी परिस्थिति में इसने पुर्तगालियों से मदद मांगी। इसने बोला कि मेरा जो ये हुमायूं के साथ में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो कन्फ्लिक्ट हो गया, इसमें तुम मेरी मदद करो। बदले में मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं तुम्हें बसीन करके एक आइलैंड है, जिसको आज की तारीख में हम लोग वसाई बोलते हैं,
बसीन करके आइलैंड है जिसको आज की तारीख में वसाई के नाम से जाना जाता है, वो आइलैंड मैं तुम्हें दे देता हूं, वो रख लो और तुम हुमायूं के खिलाफ लड़ाई में मेरी मदद करो। साथ ही साथ इसने ये प्रॉमिस भी किया कि जब ये हुमायूं के साथ जंग खत्म हो जाएगी, अगर मेरा भला होता है, अगर आपकी हेल्प मेरे काम आती है, तो जो दीव का इलाका है वहां पर मैं आपको एक बेस भी बनाने की इजाजत दे दूंगा, वहां पर आप अपना बेस भी बना सकते हो, मेरा वादा है आपके साथ में। तो बहादुर शाह ने वादा किया और बसीन का जो आइलैंड है वो इन लोगों को मिल गया। एंड बाद में ये भी प्रॉमिस हो गया कि दीव का आइलैंड भी हम आपको दे देंगे। फाइनली इन्होंने हेल्प वगैरह भी करी। मगर जैसे ही 1536 में हुमायूं गुजरात से गया, हुमायूं जिन भी परिस्थितियों के चलते गुजरात से जब उसने विड्रॉ किया, हुमायूं को अपनी फौजें लेकर गुजरात से 1536 में वापस लौटना पड़ा। जैसे ये काम हुआ, बहादुर शाह के रिलेशनशिप पुर्तगालियों के साथ में खराब हो गए। एंड क्योंकि इनका कहना यह था कि भाई तेरी हमने मदद करी है और देख हुमायूं जो है वापस भी लौट गया है, और तेरी जो बादशाहत है वो बनी भी हुई है, वो तेरे इलाके पे कब्जा भी नहीं कर पाया, तो तूने जो अपना वादा किया था दीव में एक तो हमको बेच देने का वो दे दे, प्लस व्यापार वगैरह करने दे हमें अपने अंपायर में। मगर बहादुर शाह ने बोला कि यार बहादुर शाह की नीयत में खोट आ गया, वैसा कह ले, बहादुर शाह अपनी बात से पलट गया, ऐसा कह ले, या उसका जो भी वजह रही हो, उसका इनके साथ में संबंध वगैरह खराब हो गए, उसने अपनी कुछ बातें पूरी नहीं करी। तो 1536 में जैसे ही हुमायूं वापस लौटता है, पुर्तगालियों के साथ में बहादुर शाह के रिश्ते होते हैं खराब। तो अल्टीमेटली फिर 1537 में एक आध साल तक मैटर को ठीक करने की कोशिश करने के बाद में 1537 में पुर्तगाली बहादुर शाह को अपने जहाज पर इनवाइट करते हैं। वो बोलते हैं कि बादशाह साहब आप एक बार आ जाइए हमारे जहाज पर, बैठते हैं साथ में, कोका कोला पियेंगे और बात करेंगे, देखते हैं कुछ मसला वसला जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप बस एक बार हमारे जहाज पर आ जाओ। तो इस तरीके से इन्होंने इसको अपने जहाज पर बुलाया। जहाज पर बुलाने के बाद इस बहाने से कि हम आपके साथ में नेगोशिएशंस करेंगे और कोका कोला पिलाएंगे आपको, आप आ जाओ बस एक बार। एंड बुलाने के बाद में जहाज पे जैसी बहादुर शाह ने कदम रखा, उनको मार दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली इस तरीके की हरकतें हिंदुस्तान में कभी नहीं होती कि आपका भले दुश्मन है, मगर आपने बुलाया है तो फिर आप उसका पूरा ध्यान रखोगे, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखोगे। भाई लोगों ने अपने असली रंग दिखा दिए। जब इन्होंने बोला कि बहादुर शाह के साथ में निगोशिएशंस का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, तो जो भी बहाना वहाना करके उन्होंने बोला हो कि आप एक बार आ जाओ हमारे जहाज पर, इस पर बैठ के भाई भाई आपस में बात करेंगे, निगोशिएशंस वगैरह करके कोई रास्ता निकालते हैं। अल्टीमेटली जब ये जहाज पे पहुंचा तो इसको उन्होंने उठा के निपटा दिया। 1537 में बहादुर शाह को पुर्तगालियों ने मार दिया। अब ये अपने आप में बहुत डेयरिंग कदम है। इससे यह भी समझ में आ रहा है कि पुर्तगालियों का कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई था। एक इतने बड़े मतलब गुजरात जैसा इलाका जिसके ऊपर बहादुर शाह का कब्जा था, हुमायूं तक को जहां से वापस लौटना पड़ा, अगर मुगल एम्परर के साथ में वो लड़ने की क्षमता रखता है, उस आदमी को बुलाकर आप अपने जहाज पर अगर मार देते हो, मर्डर कर देते हो उसका, तो इससे पुर्तगालियों के हौसले समझ में आते हैं। प्लस ये समझ में आता है कि इन लोगों की पावर पे इनका कितना कॉन्फिडेंस था, इनको कितना ज्यादा जो है हिंदुस्तान अभी तक समझ में आ चुका था। 1498 में आए थे और 1537 में एक बादशाह को बुला के मर्डर कर दिया, यानी कि लगभग 40 साल नहीं हुआ है, 40-41 साल के अंदर अंदर इस तरीके के कांड ये लोग कर रहे हैं। तो इस वक्त तक इनका काफी बड़े इलाके पर फिर कब्जा भी हो गया था। एंड यहां से फिर जो है इन्होंने अपने आप को काफी बड़े लेवल पर स्थापित किया, अपने बेसिस को और ज्यादा मजबूत किया। और जैसा कि हमको यहां पर देखने को मिलता है कि नीनो डी क्यूना ने फिर लाइन से जो है काफी बड़े लेवल पर पुर्तगालियों के ट्रेडिंग सेंटर्स वगैरह ईस्ट कोस्ट पर और वेस्ट कोस्ट पर बना लिए थे। अब यह सब करने के बाद में इन्होंने बंगाल का जो प्रोविंस था, जो बंगाल का सूबा था, जो उस वक्त में लिटरली इंडिया की सबसे रिच आपकी रियासत हुआ करती थी, वहां पर भी अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करी। एंड अपना इन्फ्लुएंस यहां पे बढ़ाने के लिए इन्होंने हुगली का जो इलाका है यहां इसको अपना हेडक्वार्टर बनाया और काफी सारे पुर्तगालियों को हुगली का जो इलाका है, जो रेड कलर से आपको यहां देखने को मिल रहा है, यहां पर अपने लोगों को स्टैब्लिश किया, यहां पर अपने लोगों को स्थापित किया, यहां पर अपने लोगों को बसाया और इन लोगों से बोला कि हुगली जो है यहां पर भी आपको व्यापार करना है, यहां पर भी ट्रेडिंग वगैरह करनी है। एंड यहां पर भी अब ये जो इलाका है, जिस तरीके से हमने बाकी जगहों पर ये अपने धड़ाधड़ बेसेस बना के पूरा अपने क्षेत्र में ले लिया है कंट्रोल, उसी तरीके से ये भी इलाके पे अपने को कंट्रोल करना है और बंगाल का भी व्यापार वगैरह अपने को अपने फेवर में जो है कंट्रोल में लेकर आना है। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ में क्यूना ने पुर्तगालियों को हुगली में सेटल डाउन किया हेडक्वार्टर के तौर पर, बंगाल में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कौन से पुर्तगीज ने, कौन से आपके पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगीज को ये बोला था कि आप भाई यहाँ पर आकर से आप जो है बंगाल में सेटल डाउन हो, या फिर हुगली में सेटल डाउन करवाया था। तो याद रखना है नीनो डी क्यूना। चलें आगे बढ़ते हैं। So with this we come to end of today's session.
आज का जो हमारा सेशन था इसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो ये देखा कि पुर्तगीज जो थे, जिनको हम लोग हिंदी में पुर्तगाली भी बोलते हैं, ये हिंदुस्तान कैसे आए और किस रूट के थ्रू पहुंचे। उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे आने के बाद में, इंडिया में पहुंचने के बाद में किस तरह से इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया, ट्रेडिंग में किस तरीके से अपनी मोनोपोली को इन्होंने मजबूत किया और कैसे पूरे इंडियन ओशियन रीजन पे इनका कब्जा हुआ या उसके पूरे ट्रेड को इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। ये सारी बातें हम लोगों ने देख के आज के सेशन में खत्म करी है। एंड जो इंपॉर्टेंट इनके गवर्नर्स रहे या फिर वो इंपॉर्टेंट पुर्तगाली या पुर्तगीज जिनका इंडिया में पुर्तगालियों को एक इंपॉर्टेंट या एक मजबूत पावर बनाने में योगदान रहा, उनके बारे में भी हम लोगों ने बातचीत करी। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम ये देखेंगे कि पुर्तगीज जो थे, जो इतनी पावरफुल पावर के तौर पर इंडिया में स्थापित हुए, इनका डिस्लाइन इंडिया में कैसे हुआ, कैसे ये धीरे धीरे अर्श से फर्श की तरफ में गए हैं और जो इतनी मजबूत पावर के तौर पर अभी हमको यहां पर ये देखने को मिल रहे हैं कि अब 1937 में यानी कि इंडिया में आने 1537 में यानी कि इंडिया में आने के लगभग 41 ईयर्स के बाद में ये एक गुजरात जैसे पावरफुल इलाके पे रूल करने वाले बादशाह को अपने शिप पर बुलाकर मर्डर कर देते हैं। इतना इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया 40-41 साल के अंदर हिंदुस्तान में कदम रखने के बाद। इतना मजबूत पावर डिस्लाइन की तरफ कैसे गई, कैसे ये हिंदुस्तान में इरेलेवेंट हुए और किस तरीके से दूसरी जो यूरोपियन पावर्स थी वो मजबूत होती चली गई, ये सारी बातचीत हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे फ्रेंड्स जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये रिकमेंड करें एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें एंड पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। क्यों? क्योंकि समर शेष है। थैंक यू, जय हिंद।